all the students taking online live class, good afternoon. तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, दैट टॉपिक ऑलमोस्ट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड. एक अभी तक हमने डिस्कस किया, किसी का कोई डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी इन दिस चैप्टर, जो भी हमने पढ़ा अभी तक? चलिए, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर मैंने आपको बोला कि सब इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, ये दो टर्म्स हैं, ये हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. जनरली वी यूज दिस टू टर्म्स इंटरचेंजेबली. लेकिन मैंने बताया था टेक्निकली एक थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं. व्हाट इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, बट द डिफरेंस इज सो स्लाइट, सो द माइनर डिफरेंस इज देयर, एंड दैट्स वाई हम इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक कंपनी का मेंबर, एक कंपनी का शोल्डर, हम दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली, जो मेंबर है, जो शोल्डर और मेंबर है, ठीक है, इंटर. लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है. एट टाइम्स a person may be a member but not a shoulder, may be a shoulder but not a member. तो ऐसे कुछ केस है, लेकिन जनरली जो मेंबर है वो शोल्डर है, जो शोल्डर वो मेंबर है. दैट्स वाई वो दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. उसी तरीके से इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट देयर इज स्लाइट एंड टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन द टू. देखिए क्या है. See, when we are finding out the meaning of any statute, and in the process of interpretation, if we are confining only to the language of the statute, that's it, nothing more than that. तो कह सकते हैं लिटरल मीनिंग की बात कर रहे हैं, लिटरल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं. अगर हम सिर्फ इतना कर रहे हैं एंड वो मीनिंग ना पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है, वो मीनिंग ना एब्सर्ड है, ना वो मीनिंग आपको और उसका कोई टेक्निकल मीनिंग भी नहीं दे रखा, तो डोंट टू थिंक वी आर स्टिकिंग ओनली टू दैट पार्ट, लिटरल रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. मैंने आपको बताया था. अगर हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड टू द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन और मिसचीफ रूल, जो अलग अलग स्पेसिफिक केसेस हैं, it means we are doing the interpretation. We are doing the interpretation. But if the meaning which is derived by doing the interpretation, that is literal meaning, either it is absurd or it is going against the purpose, in that case we have to move beyond the interpretation, and we have to find out what should be the logical meaning. What is the meaning according to the intention of the legislature? Yes or no? हमें वो मीनिंग लेना पड़ेगा. तो डोंट यू थिंक नाउ वी आर अप्लाइंग विच रूल? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. तो अगर हम लिटरल मीनिंग के बियॉन्ड जा रहे हैं, क्योंकि और इसका मतलब क्या, वो हो सकता है शब्दों में नहीं लिखा हुआ, बट फिर भी उसके बियॉन्ड जाके, इन ऑर्डर टू गेट अ लॉजिकल मीनिंग, इन ऑर्डर टू गेट अ मीनिंग विच इज अकॉर्डिंग टू द पर्पस और इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, in that case we can say that now we are doing the construction, now we are doing the construction. लेकिन एक चीज बताइए, तो कंस्ट्रक्शन करके जो मीनिंग निकालते हैं, कह सकते हैं इन दैट कंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू नो द इंटेंशन और पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ, एंड उसको अचीव करते हैं. तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो मीनिंग आता है, कह सकते हैं वो मीनिंग भले लेटर ऑफ द लॉ में कवर्ड ना हो, बट क्या स्पिरिट ऑफ द लॉ में कवर्ड होता है. द मीनिंग विच वी गेट बाय अप्लाइंग द कंस्ट्रक्शन, दैट मीनिंग मे नॉट बी कवर्ड इन द लेटर ऑफ द लॉ, बट डेफिनेटली कवर्ड इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, कवर्ड इन द स्पिरिट ऑफ लॉ. और आपको मैंने बताया था
कि जब भी स्पिरिट और लेटर के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन और प्रिवेल क्या करेगा, स्पिरिट विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द लेटर। तो वही चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बताओ, जो कंस्ट्रक्शन की बात हमने की है, क्या डायरेक्टली हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहले इंटरप्रिटेशन करते हैं? पहले इंटरप्रिटेशन खाली, पहले तो लिटरल मीनिंग ही निकालते हैं, फिर देखते हैं वो लिटरल मीनिंग क्या पर्पस के अगेंस्ट जा रहे हैं, पर्पस को अचीव कर रहा है, फिर देखते हैं वो लिटरल मीनिंग क्या एब्सर्ड तो नहीं है, क्या देखते हैं क्या उन शब्द का एक्सप्रेशन कोई टेक्निकल मीनिंग तो नहीं देखा। ये सब चीजें हम बाद में देखते हैं। जब पहले तो हम क्या करते हैं, वी अप्लाई द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, इट मीन्स, एंड दैट इज इंटरप्रिटेशन। And if there is some problem like that literal meaning going against the purpose, that literal meaning is absurd, then we are moving forward to the reasonable rule. लेकिन डायरेक्टली तो हम रीजनेबल रूल अप्लाई नहीं कर रहे, और जब रीजनेबल रूल अप्लाई कर देन वी आर मूविंग फॉर कंस्ट्रक्शन। इट मीन्स कैन से दैट कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स द इंटरप्रिटेशन, कैन से द कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स द इंटरप्रिटेशन, ये सुनो। कोई जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, लिटरल मीनिंग लेते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं कि उसमें कोई समस्या है कि नहीं। अगर समस्या है, लाइक द लिटरल मीनिंग इज गोइंग अगेंस्ट द पर्पस, लिटरल मीनिंग एब्सर्ड, देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द रीजनेबल रूल, एंड देन वी आर सेइंग दैट वी आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब रीजनेबल रूल अगर हम लगा रहे हैं, इट मीन्स हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बट वी आर स्टिकिंग ओनली टू द लिटरल रूल, नॉट गोइंग one step ahead. In that case, we are only applying doing the interpretation. So can I say that by picture, अगर ये पिक्चर कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैच्यूट्स, तो क्या दिस स्मॉलर सर्कल रिप्रेजेंट द इंटरप्रिटेशन? यस और नो? इट मीन्स व्हेन वी आर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन, तो पहले तो हमने इंटरप्रिटेशन ही किया है, लेकिन उससे जो मीनिंग है उसमें कुछ समस्या आ रही है, तो उसका हम बियॉन्ड एक्सपैंड कर रहे हैं। और लेटर ऑफ द लॉ में जो चीज नहीं भी कवर्ड बट स्पिरिट ऑफ द लॉ में कवर्ड है, वी आर टेकिंग दैट मीनिंग, वी आर टेकिंग दैट मीनिंग। और क्योंकि इंटरप्रिटेशन जब पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अच्छा आप बताए जज इज हैज डन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ सो एंड सो प्रोविजनल लॉ, इट इंप्लाइज दैट जज हैज आल्सो डन द कोर्ट हैज आल्सो डन द इंटरप्रिटेशन। तो क्योंकि इंटरप्रिटेशन जब पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसलिए कई बार हम दोनों टर्म्स को क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। बट टेक्निकल एक डिफरेंस इतना ही है बिटवीन द इंटरप्रिटेशन एंड द कंस्ट्रक्शन। बट अगर हम खाली लिटरल मीनिंग तक रुक जाते तो आप इंटरप्रिटेशन बोलते, बट इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट, देन वी आर सेइंग दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द कंस्ट्रक्शन। इज इट ओके विद एवरीवन? एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन एंड द कंस्ट्रक्शन। देखिए, इसे जनरली द टू टर्म्स इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन यूज इंटरचेंजेबली, जनरली इंटरचेंजेबली यूज होते हैं टू डिनोट अ प्रोसेस adopted by the courts to ascertain the meaning of the legislation from the words with which it is expressed। मतलब legislation में जो भी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उन शब्दों से जो मीनिंग खाली हम निकाल रहे हैं, it means we are doing the interpretation। However, these two terms are different technical connotation, meaning different, मतलब technically थोड़ा सा difference है between the interpretation and the construction। Interpretation is the art of ascertaining the meaning of words and the true sense in which the author intended that they should be understood। Who is the author? Legislature। Who is the author? Legislature। It is the duty of the courts to give effect to the meaning of an act when the meaning can be equitably gathered from the words used। अच्छा, आपने पढ़ा था जब आपको कोई शब्दों के मतलब बहुत क्लियर है, आपको अनएम्बिगुअस है, वेरी क्लियर, तो कोर्ट्स कभी भी अपने मन से कोई हाइपोथेटिकल कंसिडरेशन लेके कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करता। वही बात ये बोल रहा है, देखिए, it says that it is the duty of the courts to give effect to the meaning of an act when the meaning can be equitably gathered from the words itself। Words of legal import occurring in a statute which have acquired a definite and precise meaning must be, हाँ, अगर कोई चीज का लीगल कोई मीनिंग होता है एंड उसका कोई डेफिनेट लीगल मीनिंग आपको स्टैब्लिश हो चुका है, तो वहां आप लीगल मीनिंग लेंगे, अदरवाइज जनरल मीनिंग लेंगे एंड डिक्शनरी मीनिंग। देखिए, अब आगे क्या बोला, कंस्ट्रक्शन। Construction is the drawing of conclusions from a statute that lie beyond the direct expression of the words used in। मतलब जो शब्दों का इस्तेमाल हो उसके बियॉन्ड जाके हम कुछ चीजें कंक्लूड नहीं करते हैं, एंड वी आर ड्राइविंग सम काइंड ऑफ कंक्लूजन, ठीक है, फ्रॉम द प्रोविजन, एंड दैट इज बियॉन्ड द वर्ड्स यूज, ठीक है। इट मीन्स वी आर स्टिकिंग ओनली टू द वर्ड्स और वी आर गोइंग बियॉन्ड द वर्ड्स, we are going beyond the words, we are not sticking only to the words, and that is the construction, that is the construction। now देखिए, thus where the court adheres to the plain meaning of the language used by the legislature, it would be interpretation of the words। वो interpretation है।
But where the meaning is not plain, the court has to decide whether the wording was meant to cover situation. जैसे मान लिया कोर्ट के सामने कोई सिचुएशन आई, जो प्लेन मीनिंग और जो लिखा है, जो आपको वर्ड्स यूज हुए स्टैट्यूट में और जिस पर्टिकुलर एक्ट के जिस सेक्शन से रिलेटेड केस है, उसमें वो केस कवर वैसे नहीं हो रहा प्लेन वर्ड से। लेकिन अगर आपको कोर्ट को लगता है कि साहब लेजिस्लेचर के इंटेंशन के हिसाब से ये भी कवर होना चाहिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि साहब जगह जगह लॉज में बोलते हैं वो बच्चे विच आर बॉर्न आउट ऑफ द लीगली वेडेड द पीपल, ठीक है, प्रॉपर जो मैरिज, उनके कुछ राइट्स होते हैं, इनहेरिटेंस राइट्स होते हैं। लेकिन मैंने बताया सर लिव इन रिलेशनशिप आजकल लेने के उसमें जो बच्चे हो रहे हैं, तो कई बार कोर्ट्स ने क्या किया है, वो प्रोविजन जो एक्चुअली आउट ऑफ द प्रॉपरली यू कैन से मैरिज से जो बच्चे, वो वाले राइट्स उनको भी दे दिए विच आर बॉर्न आउट ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप। तो देखा जाए वर्ड्स में तो कहीं कवर्ड नहीं है, बट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर के हिसाब से क्या किया उन्होंने, कवर कर दिया। तो वही बोल रहा है कई बार कोर्ट के सामने कोई सिचुएशन आती है, कोई केस आता है, एंड कोर्ट को लगता है कि साहब प्लेन मीनिंग से ये पर्पस आपको फुलफिल नहीं होगा, दे आर गोइंग बियॉन्ड द प्लेन मीनिंग। देखिए, द कोर्ट हैज टू डिसाइड वेदर वर्डिंग्स आर मेंट टू कवर, वो सिचुएशन जो कोर्ट के सामने, मतलब जो केस कोर्ट के सामने है, क्या उस केस को उसमें कवर किया जा सकता है या नहीं। इट मीन्स कवर करने के लिए हो सकता है कोर्ट में गो बियॉन्ड द वर्ड्स। देखिए, हियर द कोर्ट वुड बी रिसोर्टिंग टू द कंस्ट्रक्शन, आ गया ना, कि अगर वो बियॉन्ड द वर्ड जाके उस केस को कवर करने की कोशिश कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, इट मीन व्हाट द कोर्ट इज डूइंग, कोर्ट इज गोइंग बियॉन्ड द इंटरप्रिटेशन, इज डूइंग द कंस्ट्रक्शन। Conclusions drawn by means of construction are within the spirit, though not necessarily within the letter of the law. जो conclusions draw किए जाते हैं by applying the construction method, वो जरूरी नहीं लेटर ऑफ द लॉ में कवर्ड हो, बट डेफिनेटली किसमें कवर्ड होते हैं, स्पिरिट। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पिरिट ऑफ द लॉ में भी कोई चीज कवर्ड नहीं है, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर में कोई चीज, उसको थोड़ी कोर्ट कवर कर सकता है। अगर कोर्ट कवर कर देगा, क्या डोंट यू थिंक कोर्ट इज मेकिंग द लॉ, कोर्ट इज मेकिंग द लॉ। इट मीन्स बेटर लेटर ऑफ लॉ में कवर्ड नहीं है, लेकिन स्पिरिट, अच्छा स्पिरिट कैसे पता लगती है, बता था, स्टेटमेंट और रीजन ऑब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर सेक्शन के पीछे क्या स्टेटमेंट और रीजन ऑब्जेक्ट है, क्या सोच के बनाया गया। अच्छा, हमने इतने सारे एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़े, इंटरनल एड्स, एक्सटर्नल एड्स, नो एक्सटर्नल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फैक्ट्स, तो इन सब चीजों से पता लगता है व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। इट मीन कोई ऐसी चीज जो कि न लेटर में कवर्ड है न स्पिरिट में, उसको नहीं कवर कर देगा कोर्ट आपको। अगर ऐसा करने लगा तो फिर तो कोर्ट अपने मन से लॉ बनाने लगा, and which is not the domain of the judicial body, that is domain of the legislature. लेकिन legislature के शब्दों में उसे कवर नहीं है, लेकिन उसकी इंटेंशन में कवर था, तो वही स्पिरिट बोलेगा ना। conclusions drawn by means of construction, कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके जो कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, दे आर विद इन द स्पिरिट, दो नॉट नेसेसरली विद इन द लेटर ऑफ द लॉ। स्पिरिट ऑफ द लॉ में डेफिनेटली कवर्ड होते हैं, बट मे बी नॉट कवर्ड इन द लेटर ऑफ द लॉ, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट इज द, देखिए, इन प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स द इंटरप्रिटेशन, क्योंकि डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन होती नहीं पहले, एंड हेंस द टर्म्स आर फ्रीक्वेंटली यूज सिनोनिमसली। दोनों को हम सिनोनिमस की हिंदी बोलते हैं पर्यायवाची, एंड इनको सिनोनिमसली या इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड इट मे रिक्वायर द कंस्ट्रक्शन इफ द नीड अराइजे, द कोर्ट्स आर आल्सो डूइंग द कंस्ट्रक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। लेकिन मतलब टेक्निकल डिफरेंस है, लेकिन कंस्ट्रक्शन को भी इंटरप्रिटेशन बोल देते हैं और इंटरप्रिटेशन को भी कंस्ट्रक्शन बोल देते हैं, बिकॉज बहुत थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन है, और ये कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही जाएंगे, एंड दैट्स वाई मतलब दोनों टर्म्स को हम सिनोनिमसली यूज करते हैं, इंटरप्रिटेशन एंड, बट टेक्निकली देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड द कंस्ट्रक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, क्लियर है। क्या बताते हैं, शांत क्यों, ऑल गुड, बड़े आज मतलब ऐसा लग रहा है क्लास में कुछ शांति सी, कोई समस्या तो नहीं है, ऑल गुड ना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। देखिए क्या चीज, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, ध्यान सुनिएगा, मान लिया कोर्ट में कोई केस आता है और
जिस पर्टिकुलर एक्ट, जिस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड वो केस है, ऑलरेडी उस तरह के केसेस के लिए ऑलरेडी कोई स्टैब्लिश लॉ है। स्टैब्लिश लॉ का मतलब क्या हुआ कि भैया अब उसमें ज्यादा दिमाग लगाने जो होती है, ऑलरेडी चीजें सेट हैं, हमें वही एज इट इज यहां अप्लाई कर देना है। इसका मतलब क्या, कोर्ट विल ट्राई टू डिस्कवर द थिंग्स और इट इज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड, ऑलरेडी सेट, उसको खाली बस अप्लाई कर देना उसके अंदर। कई वैसे सिचुएशन होते हैं। अच्छा, कई बार होता है कि साहब को ऐसा केस आया कोर्ट के सामने जो उस तरह का केस पहले कभी डिसाइड ही इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कभी डिसाइड ही नहीं हुआ, यूनिक है, तो वहां पे क्या कोर्ट, अच्छा वैसे केसेस में क्या डिसाइड होने में टाइम भी बहुत लगता है। ये सुनो, एक एक चीज को कोर्ट बहुत डिटेल में एनालाइज करेगा, क्योंकि कोई स्टैब्लिश लॉ नहीं उसके ऊपर, ठीक है, एंड उसके ऊपर हर चीज को डिटेलिंग करेंगे ऑल दैट, ठीक है। और उसके ऊपर जो फैसला जब आता है, कह सकते हैं वो एक अपने आप में लैंडमार्क केस होता है कि आगे की चीजों के लिए वो क्या है, एक पैटर्न सेट कर देता है, एक पैटर्न सेट कर देता है। तो दो तरह की इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स करते हैं। एक तो होता है कि साहब ऑलरेडी कोई ऐसा केस आ रहा है जिस तरह के केसेस के लिए ऑलरेडी कोई स्टैब्लिश लॉ है, और एक होता है आप ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ नहीं है, आपको उस केस में कुछ, आपको अप टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, उसको ध्यान में रखते हुए आपको कोई नया लॉ स्टैब्लिश करना है। एंड इसका मतलब दो तरह का अप्रोच होती है डिपेंडिंग अपॉन कि साहब किस तरह केस कोर्ट के सामने आपको आए। नाउ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक हम बोलते हैं लीगल इंटरप्रिटेशन। ये टर्म तब यूज करते हैं व्हेन, ये चार्ट बना लीजिए, ऑलरेडी देयर इज एस्टैब्लिश्ड लॉ। It means the court is applying some law in a particular case which is already established. मतलब उसमें ज्यादा कोर्ट को, जज को दिमाग लगानी होती है, ऑलरेडी established चीजें हैं, ऑलरेडी there is a established law. या इसको ऐसे लिखते हैं, डिसाइडिंग अ केस as per established law. Deciding a case as per established, the court is deciding case as per the established law. Deciding a case as per some already established law. कैसे, already established law लिखो, deciding a case as per some already established law. Deciding case as per सम ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड लॉ, लिख लिया। लेकिन अगर मान लिया कोई ऐसा केस कोर्ट के सामने आता है जिससे रिलेटेड कोई पहले से स्टैब्लिश्ड लॉ नहीं है, तो वहां पे जो इंटरप्रिटेशन कोर्ट करता है उसके लिए एक टेक्निकल टर्म है डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन, ये क्या था, लीगल, और ये क्या है, डॉक्ट्रिनल। व्हेन द कोर्ट इज गोइंग टू इंटरप्रेट इन अ न्यू वे, कोई ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड लॉ नहीं है जिसको अप्लाई करे वो केस, तो इसके लिखिए डिसाइडिंग अ केस, डिसाइडिंग अ केस बाय डिस्कवरिंग द ट्रू एंड रियल मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट। डिसाइडिंग अ केस बाय डिस्कवरिंग, डिसाइडिंग अ केस बाय डिस्कवरिंग ट्रू एंड रियल मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट। अच्छा, अंडरलाइन द वर्ड डिस्कवरिंग, इसका मतलब क्या पहले से स्टैब्लिश लॉ है, नहीं, उसको डिस्कवर करना है। तो क्या ऐसे में जब डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन कोर्स करते हैं तो क्या केस को डिसाइड होने में टाइम बहुत लगता होगा, ये सुनो। लेकिन अगर मान ले लीगल इंटरप्रिटेशन करें तो कुछ ज्यादा टाइम, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज स्टैब्लिश है, हमने उसको एज इट इज अप्लाई कर देना वहां पे। क्लियर है? तो लीगल इंटरप्रिटेशन का बोलते हैं व्हेन देयर इज सम केस इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, ठीक है, एज पर सम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लॉ, बट व्हेन द सम केस इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट बाय डिस्कवरिंग द ट्रू एंड रियल मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट। क्लियर? नाउ एक चीज ध्यान रखना, एक जैसे हम यहाँ भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का जनरल क्लासिफिकेशन कोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से,
अच्छा, एक क्लासिफिकेशन पहले पढ़ा था, रूल्स, प्रिंसिपल्स, और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ क्लासिफिकेशन कई बार कर सकते हैं बाय चेंजिंग द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, आप क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, हम जेंडर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें तो बॉयज ऑन द वन साइड, गर्ल्स ऑन द अदर साइड। अगर हम इस बेसिस पे करें कि साहब जो बच्चा 2 ग्रुप देगा आपको नवंबर 24 में, और जो बच्चा 1 ग्रुप देगा, क्या ये दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया? ये सुनो, इट मीन बच्चे तो वही हैं, हमने क्लासिफिकेशन का बेसिस बदल दिया। तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्ट्स, ये कोर्ट किस अप्रोच से केस डिसाइड करते हैं। अगर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड लॉ के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीगल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और अगर मान लिया कोई ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड लॉ नहीं है उसके ऊपर, एंड कोर्ट हैज टू डिस्कवर इन दैट पर्टिकुलर केस द ट्रू एंड रियल मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट, इट मीन्स द कोर्ट इज अप्लाइंग विच मेथड, डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। क्लियर? अब लीगल इंटरप्रिटेशन भी 2 टाइप की होती है। वन इज कॉल्ड ऑथेंटिक, one is called authentic, second is called as the usual. Authentic legal interpretation and usual legal interpretation. अच्छा, हमने ऊपर क्या लिखा है? लीगल इंटरप्रिटेशन, कोर्ट्स लीगल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? दे आर डिसाइडिंग अ केस एज पर सम ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड लॉ, यही बोला, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है उसके हिसाब से केस डिसाइड कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड लॉ है वो कहां से डिराइव किया? फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। अच्छा, लॉ का ओरिजिनल सोर्स क्या होता है? स्टैट्यूट्स, जो लेजिस्लेचर ने बनाया है, या लेजिस्लेचर ने पावर डेलीगेट करेंगे टू द एग्जीक्यूटिव बॉडी टू प्रिस्क्राइब द रूल्स एंड रेगुलेशन, बताया तरीके। तो क्या ये ऑथेंटिक? अच्छा, हम बोलते हैं ना ये चीज ऑथेंटिक है, इसका मतलब क्या है? ओरिजिनल है, ठीक है। तो ऑथेंटिक, तो ओरिजिनल लॉ देखा जाए स्टार्ट कहां से होता है? स्टैट्यूट से होता है ना। ये सुनो, बाकी सब बातें चीजें बाद में हैं। ये सुनो, तो अगर मान लिया कोई ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ एंड वो है आपको फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सम स्टैट्यूट, जो ऑथर है, लेजिस्लेचर है, उसने जो बनाया है, इसका तो स्टैट्यूट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाती है अंडर द डेलीगेटेड पावर ऑफ द, ये तो पता हो ना कि लेजिस्लेचर, वैसे मैं डिटेल में बताऊंगा, लेजिस्लेचर बहुत सारी चीजों के एक्ट में कैसे लिखा होता है, ऐसा ऐसा होगा, इतने टाइम में इस फॉर्म में फाइल करना, एज में भी प्रिस्क्राइब। ये सुनो, हु विल प्रिस्क्राइब दैट? एग्जीक्यूटिव बॉडी बाय मेकिंग रूल्स और रेगुलेशन, सब मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। इसका मतलब वो भी तो लॉ है, लेकिन पावर कहां से डिराइव की है? फ्रॉम द लेजिस्लेचर। तो ओरिजिनली है ना, लेजिस्लेचर की पावर सब कुछ चल रहा है, आपने नहीं प्रिस्क्राइब, आपने किसी और से प्रिस्क्राइब करवाया है। तो अगर स्टैट्यूट में जो लिखा हुआ है, एक्ट्स में जो लिखा हुआ है, या रूल्स रेगुलेशन वही स्टैब्लिश लॉ है एंड उसी के हिसाब से कोर्ट केस डिसाइड कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? लीगल में कौन सी इंटरप्रिटेशन है? ऑथेंटिक लीगल इंटरप्रिटेशन, ऑथेंटिक, ओरिजिनल। अच्छा, यूजुअल लीगल कब होता है? जब कोई ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ जिसके हिसाब से कोर्ट केस डिसाइड कर रहा है, वो आपको स्टैट्यूट से नहीं डिराइव हो रहा है, या तो कोई कस्टम्स डिसाइडेड केसेस। अच्छा, आपको एक टर्म मैंने बताया था, प्रेसिडेंट्स, याद तो बताया था कि डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट इन सिमिलर केसेस। मान लिया किसी हाई कोर्ट में कोई केस आया, और जैसा केस आया ऑलरेडी वैसा ही उसी तरह का केस, सिमिलर फैक्ट्स का केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पास में डिसाइड हो चुका है। क्या मुझे बताए हाई कोर्ट इज बाउंड टू फॉलो द सेम डिसीजन? तो इसका था क्या हाई कोर्ट को अपना कोई दिमाग लगाना है क्या? नहीं, ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ है, लेकिन ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ किसी एक्ट से मिल रहा है क्या? किससे मिल रहा है? डिसाइडेड केस से। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑलरेडी डिसाइड, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। लोअर कोर्ट्स पर हायर कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। इसका मतलब देखा जाए ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ ही तो आप लगा रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ क्या ओरिजिनल सोर्स से आ रहा है? नहीं, कहां से आ रहा है? यूसेज से, यूजुअल चीजों से, जैसे डिसाइडेड केस है। अच्छा, बोलते हैं कई बार होते हैं एज पर द प्रिवेलिंग कस्टम्स इन द सोसाइटी, एज पर द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस इन द सोसाइटी, तो कई बार वहां से भी डिराइव करते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं ये ओरिजिनल सोर्स नहीं है, लेकिन जब यहां से हमें कोई ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ कोर्ट को मिलता है और उसका इस्तेमाल करके कोई केस को डिसाइड करते हैं, तो हम क्या बोले? कोर्ट्स आर डूइंग विच काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन? लीगल में कौन सा? यूजुअल लीगल इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ सम कस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई चीज़ कस्टम सेट स्टैब्लिश होती हैं, ये सब इस पैटर्न में चीज़ें होती हैं, समाज में इस तरीके चलता है, या कोई कोर्ट केस डिसाइड ऑलरेडी,
अब मैंने बताया हायर कोर्ट का डिसीजन तो लोअर कोर्ट के लिए क्या है, बाइंडिंग है, तो इसका तो ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ है। एंड मैं उससे बताया ना, वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लॉ इज प्रेसिडेंट, वन ऑफ द सोर्सेज लॉ इज द कस्टम्स। ये सुनो, अच्छा इसको छोड़ो, कितनी जगह जो फाउंडेशन में आपने पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कई जगह देना ऐसे लैंग्वेज होती है कि साहब ऐसा ऐसा होगा अनलेस दे इज अ कॉन्ट्ररी कस्टम। देखा होता है ऐसा कई बार। इसका क्या मतलब हुआ? अरे इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हम ऐसा बोल रहे हैं, लॉ बोला ऐसा करना है, लेकिन कोई डिफरेंट कस्टम है, ठीक है, और वो डिफरेंट बात बोलता है तो फिर आप उसके हिसाब से चलेंगे। इसका तो एक कस्टम को भी वहाँ लॉ का एक सोर्स मान लिया ना, ये सुनो, उस कस्टम को अगर वो डिफरेंट है, इसलिए एक टॉपिक पढ़ा जाता है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, सोर्सेज ऑफ लॉ, लॉ कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो स्टैच्यूट है, जो लेजिस्लेचर बना रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ क्या है, स्टैच्यूट है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत चीज़, क्या प्रेसिडेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ, ये सुनो, क्या कस्टम्स आर ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ, ये सुनो। इसका मतलब अभी छोड़ो, अभी हमने एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन में एक क्या पढ़ा था, यूसेज, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। याद है मैंने एग्जांपल दिया था कि साहब कि सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज हमने सेटिस्फाई कर दिया, उसकी इंफॉर्मेशन आरओसी को फाइल करनी है, तो 30 डेज की काउंटिंग कैसे करते हैं बताया था, नो ड्यू लेटर मिलता है और नो ड्यू लेटर पे जो डेट डली होती है वहां से काउंटिंग। ये कहीं लिखा हुआ एक्ट में? ये कहां से निकाला हमने? प्रिवेलिंग कस्टम, एमसी ने क्लेरिफिकेशन दिया, उससे कस्टम बन गया, एक ट्रेडिशन हम इस तरीके करते हैं, तो वही तक लॉ बन गया। अच्छा मान लिया उसी बात पे कोर्ट में कोई मैटर चला जाए, तो कोर्ट भी तो क्या उसी पैटर्न पे इंटरप्रिटेशन करेगा जो प्रिवेलिंग कस्टम है, प्रिवेलिंग कस्टम। अच्छा किसी कंपनी ने 30 डेज एक्चुअल डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोन रीपे कर दिया था, वहां से 30 डेज में फॉर्म नहीं फाइल किया, लेकिन 30 डेज फ्रॉम द डेट मेंशन ऑन द नो ड्यू लेटर वहां से फाइल किया विद इन 30 डेज, क्या कोर्ट उसको वायलेशन मानेगा? अरे पूछ रहा हूँ, कोर्ट क्या उसको वायलेशन मानेगा? नहीं, तो कोर्ट उसको कंप्लायंस मान रहा है। क्यों मान रहा है? अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कस्टम। तो कस्टम भी तो एक तरह स्टैब्लिश लॉ बना रहा है, ये सुनो, तो वो यूसेज में आ गई। यूजुअल लॉ, यूजुअल में कस्टम्स आते हैं, डिसाइडेड केस आते हैं, वहां से अगर हम ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ निकाल रहे हैं एंड उसके हिसाब से केस कोर्ट डिसाइड कर रहा था, हम क्या बोलेंगे, लीगल में कौन सी इंटरप्रिटेशन करना है, यूजुअल लीगल इंटरप्रिट। और ओरिजिनल सोर्स से अगर मान लिया लाइक एक्ट, लाइक रूल्स रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाती है, बट पावर डेलीगेट किसने की है, लेजिस्लेचर ने, एंड वो उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। अच्छा इन तो अगर एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन बोले तो प्राइमरी लॉ कौन सा है? एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन प्राइमरी कौन सा है? एक्ट। और पहले तो वो बना ना, फिर वहां से पावर मिली एग्जीक्यूटिव बॉडी। एक्ट में तो लिखा था एज में ही प्रिस्क्राइब, इसका मतलब क्या हुआ, एक्ट में लेजिस्लेशन ने ऐसा लिख के किसको पावर दे दी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी को, नाउ एग्जीक्यूटिव बॉडी प्रिस्क्राइब दैट। तो देखा जाए प्राइमरी लॉ कौन सा है, एक्ट है, ये तो सेकेंडरी लॉज हैं, क्या है, सेकेंडरी, लेकिन ये भी बने हैं बाय एग्जीक्यूटिव बॉडी बट अंडर द डेलीगेटेड पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। इसलिए कई बार इन लॉज को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशंस लॉज मेड अंडर द डेलीगेटेड पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है, इनको हम कई बार डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। It means courts are deciding some case as per some already established law, and that already established law that deriving from the original source like act, rules, regulation, हम क्या बोलेंगे, वो legal में कौन सा है, authentic legal interpretation, but that deriving the already established law from some custom, from some decided case, it means we say that the courts are applying the doing the legal interpretation, legal में कौन सा, usual legal interpretation। समझ आ रहा है? पक्का? ना। अब मान लिया अगर कोर्ट के सामने कोई ऐसा केस आए जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई स्टैब्लिश लॉ नहीं है, एंड कोर्ट हैज टू डिसाइड दैट केस बाय डिस्कवरिंग द रियल एंड ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट, उसमें क्या डायरेक्टली ट्रू और रियल मीनिंग निकालने के लिए कोर्ट क्या डायरेक्टली रीजनेबल रूल लगा लेगा या पहले लिटरल रूल लगाएगा? हमेशा मैंने बताया सबसे पहले क्या लगेगा, लिटरल। तो सबसे पहले बोलने कि साहब कोर्ट विल डू द ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। क्या ये ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन वही लिटरल रूल है? इसलिए याद होगा लिटरल रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के साथ मैंने ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में लिखवाया था, याद है, लिखवाया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, देखो अपने बुक में जहाँ रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, देखो मैंने ग्रामेटिकल भी लिखवाया था, मैंने अलग से लिखवाया था, इसको ग्रामेटिकल भी लिख लेना, लिखा हुआ ना। वैसे उसके एक्सप्लेनेशन में भी आ रहा है,
यू हैव टू टेक द ग्रामेटिकल मीनिंग, ठीक है, सब लिखा हो रहा है, मैंने लिखवाया था इसको ग्रामेटिकल। इसका था कोड पहले क्या करेगा, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन करेगा, दैट इज लिटरल इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू लिटरल रूल। अच्छा, उससे जो मीनिंग आ रहा है अगर वो सही में इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर को अचीव कर रहा है, वो मीनिंग अगर मान लिया लेट से लॉजिकल है, तो क्या कोड इससे सेटिस्फाइड, खत्म होगी बात। लेकिन अगर कोड को लगता है वो जो मीनिंग आ रहा है वो एब्सर्ड आ रहा है, पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है, तो क्या विल द कोड मूव अहेड, ये सुनो। एंड अब वो कोड करेगा लॉजिकल और फंक्शनल इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल और फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। क्या यही रीजनेबल रूल है? इससे याद है रीजनेबल रूल के साथ मैंने लिखवाया था लॉजिकल और फंक्शनल इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इट मींस पहले कोड क्या करेगा, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन करेगा, दैट इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करेगा, एंड उससे ही कोई समस्या नहीं है, मीनिंग इज अचीविंग द पर्पस, द मीनिंग इज वेरी लॉजिकल, हर चीज प्रॉपर है, तो बात खत्म। लेकिन मान लिया अगर लगता है मीनिंग एब्सर्ड, मीनिंग गोइंग अगेंस्ट द पर्पस, देन कोर्ट विल मूव अहेड एंड विल डू द लॉजिकल और फंक्शनल इंटरप्रिटेशन, एंड यू कैन से बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। समझ आया? इसका मतलब बेसिकली चीजें वही हैं, बट कोर्ट्स की अप्रोच क्या होती है वाइल इंटरप्रेटिंग द लॉज। पहले तो देखना पड़ेगा जो केस आया उससे रिलेटेड क्या ऑलरेडी कोई स्टैब्लिश लॉ है या नहीं है। ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ है, एंड देन द कोर्ट आर अडॉप्टिंग विच अप्रोच, लीगल इंटरप्रिटेशन। लेकिन ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ नहीं है, द कोर्ट हैज टू डिस्कवर द रियल ट्रू एंड ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट इन दैट पर्टिकुलर केस। कोर्ट विल अप्लाई विच अप्रोच, डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। देन आपको लीगल में देखना पड़ेगा, अगर ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ स्टैट्यूट या रूल्स रेगुलेशन से ले रहा है, इसका मतलब वो क्या है, ऑथेंटिक, लीगल में ऑथेंटिक। और अगर मान ली फ्रॉम सम डिसाइडेड केस, कस्टम्स, ऑल दैट, दैट इज द लीगल में यूजुअल। एंड अगर आपको डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन की बात करें, जहां पर डिस्कवर करना है ट्रू एंड रियल मीनिंग, इन दैट केस पहले तो लिटरल ही होगा, लिटरल से काम बन गया तो अच्छी बात है, जिसको हम ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन भी कह रहे हैं। नहीं काम बना तो क्या होगा, रीजनेबल रूल। अगर मैं दैट इज लॉजिकल और फंक्शनल इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल और, इसलिए याद है मैंने सब टर्म भी वहां लिखवा दिए थे, याद है, लिटरल के साथ मैंने ग्रामेटिकल लिखवा दिया था, रीजनेबल के साथ लॉजिकल और फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। इज इट ओके? एक बार बुक में भी रीड आउट कर देते, देखिए। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये ध्यान रखना एग्जाम में एज इट इज टॉपिक पूछ रहे हैं, जनरल क्लासिफिकेशन। इसका तो कोर्ट्स के अप्रोच से पूछ रहे हैं, यहां ब्रैकेट में लिख सकता है एज पर द कोर्ट अप्रोच। देखिए, इससे द इंटरप्रिटेशन यूजुअली सेड टू बी ईदर लीगल और डॉक्ट्रिनल। इट इज लीगल व्हेन देयर इज एन एक्चुअल रूल ऑफ लॉ विच बाइंड द जज टू प्लेस अ सर्टेन, मतलब ऑलरेडी है और जज को खाली उसको फॉलो करना है, जज को उसमें कुछ नई चीज नहीं करनी है। विच बाइंड द जज टू प्लेस अ सर्टेन इंटरप्रिटेशन। इट इज डॉक्ट्रिनल व्हेन इट्स पर्पस टू डिस्कवर, अंडरलाइन द वर्ड डिस्कवर, रियल एंड ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट। ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ नहीं, आपको डिस्कवर करना है जज को। लेकिन ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ है, एक्चुअल रूल ऑफ लॉ ऑलरेडी, जो कि जज इज बाउंड बाय दैट, जज फॉलो दैट। देन लीगल। अब आगे लीगल को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एंड डॉक्ट्रिन को। Legal interpretation subdivided into authentic and usual. It is authentic when the rule of interpretation derived from the legislator himself. अच्छा, legislator himself से derive कर, इसका मतलब कहाँ से, statutes, rules, regulation, वहाँ से हम जब derive करते हैं क्या बोलते हैं, authentic. अच्छा, it is usual when it comes from some other source such as custom, case law, something like that. यही बताया था। Doctrine interpretation may again be divided into two categories, grammatical and logical. It is grammatical or literal interpretation, वही आगे, ठीक है। When the court applies only the ordinary rules of speech for finding out the meaning of the words used in the statute, जो normal meaning होते सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। On the other hand, when the court goes beyond, देखो सब जगह कोर्ट लिखा हुआ है, इसका सारी अप्रोच किसके एंगल से, कोर्ट के एंगल से। On the other hand, when the court goes beyond the words and try to discover the intention of the statute in some other way, then it is said resort to what is called a logical or functional, but the court is resorting to what, logical or functional interpretation by applying the rule of reasonable construction. Is that okay? कोई डाउट किसी को? पक्का? पहली बात मिक्स को करो भाई, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड। ऑथेंटिक किसके नीचे आ रहा है? तुम नहीं वो समझ, तो गड़बड़ कैसे करो तुम, गड़बड़ ये कर रहे हो तुम। एक चीज, ये सारी चीज, ये चार पार्ट में मैंने डिवीजन नहीं किया है,
पहले मैंने चीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। अच्छा याद है फाउंडेशन में भी कई बार बताता हूँ, जब इस तरह चार्ट बनाते हैं ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो जब हम ऑथेंटिक की बात करें तो सिर्फ इसके अंडर बात करें, इसके अंडर मत बात करो। आप बात इसके अंडर कर रहे हैं तो इसके लिए यहां ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ है, और ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ का सोर्स क्या है? लेजिस्लेचर, डायरेक्ट जो ओरिजिनल सोर्स है वहां से। मतलब इसका मतलब इसमें कोर्ट अपनी तरफ से कुछ और इंटरप्रेट नहीं करने, ऑलरेडी उसके ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोविजन से ऑलरेडी पास्ट में भी चीजें सेट हो चुकी हैं, हम तो खाली उसको फॉलो करना है। और यहां पे हमने क्या किया है, जो स्टैच्यूट में दे रखा है उससे भी मीनिंग निकालना है। यहां से डिफरेंस करो ना। तो आप ऊपर की चीज को तो छोड़ दिया आपने, नीचे से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके अंडर आगे जाके देखिए ना ये किसके अंडर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप डिस्कवर कर रहे हैं तो उस केस में क्या बोलेंगे? ग्रामेटिकल। और अगर आप ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ है तो क्या बोलेंगे? ऑथेंटिक। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर। एक बार 5-10 मिनट के अंदर मैं पूरा चैप्टर फटाफट रिवाइज कराया तो फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, क्या थक गए हो क्या? क्या करें, लॉ को सेकंड स्लॉट में लाएं क्या? चलो मैं देखता हूं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि साहब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स, स्टैच्यूट दैट इज रिटन लॉज दैट इज द एक्ट्स, इंटरप्रिटेशन इज दैट इज टू फाइंड आउट द मीनिंग। एंड क्योंकि स्टैच्यूट बनाया किसने? लेजिस्लेचर ने। तो लेजिस्लेचर ने क्या सोच के, क्या इंटेंशन, क्या पर्पस अचीव करने के लिए बनाया था, उसको ध्यान में रखते हुए हमें इंटरप्रिटेशन, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स। फिर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था प्रिजम्पशंस। मतलब कभी ऐसा हो कि साहब इंटेंशन क्लियर नहीं है, कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ कंफ्यूजन है, देन इट इज परमिटेड इन आवर लीगल सिस्टम कि व्हाइल इंटरप्रेटिंग द स्टैच्यू वी कैन टेक सर्टेन प्रिजम्पशंस। ठीक है, लेकिन ये तब है जब आपको इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूटी है। बट अगर 100% क्लैरिटी है, कोई प्रिजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला प्रिजम्पशन क्या था? जो भी वर्ड स्टैच्यू में यूज हो उसके लिटरल मीनिंग ले लें, अनलेस उसका कोई टेक्निकल मीनिंग मतलब डेफिनेशन वगैरह दे रखी हो। नंबर 2, कोई बंदा लायबल तभी होगा जब उसके पार्ट पे मेंसरिया है, रॉन्ग इंटेंशन है, खाली एक्ट की वजह से लायबल नहीं होता। फर्स्ट दे शुड, एक कंसेप्ट बोलते हैं कि दैट बिफोर अ पर्सन इज हेल्ड गिल्टी फर्स्ट हिज माइंड शुड बी एट फॉल्ट। उससे पहले उसका माइंड में फॉल्ट होना चाहिए। अगर माइंड में कोई फॉल्ट नहीं, एग्जाम्पल दिया था ना, ये कोई बंदा किसी को अटैक करता है और आपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए काउंटर अटैक किया और सामने वाले की डेथ भी हो गई, तभी आप लायबल नहीं। वाई? बिकॉज आपने जो भी किया सेल्फ डिफेंस में, यू डिड नॉट इंटेंड टू किल हिम, यू डिड नॉट इंटेंशन। तो एक्ट तो हुआ है लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था उसे मारने का। एक्ट तो हुआ कि भाई आपके हाथ से वो मारा गया है, बट फिर भी आप लायबल नहीं। इसे बोलते हैं ना, क्रिमिनल लॉ में बोलते हैं इंटेंशन, बोलते हैं पहले माइंड एट फॉल्ट होता है, देन आपकी बॉडी एट फॉल्ट होती है। ठीक है, आपका एक्शन एट फॉल्ट होता है। तो खाली एक्शन एट फॉल्ट कैन नॉट बी कंसिडर टू बी एट फॉल्ट एंड अनटिल द माइंड इज एट फॉल्ट, दैट इज मेंसरिया, गिल्टी माइंड, रॉन्ग इंटेंशन। ठीक है, नंबर 3 क्या था आपका? ठीक है, इट वाज दैट सेड दैट कि जनरली लॉ के प्रोविजन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे नहीं लगते, वो एग्जेम्प्टेड है अनलेस एक्सप्रेसली कवर्ड। आपको लॉ में एक्सप्रेसली लिखा होगा साहब ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे भी अप्लाई होगा तो अलग बात है, अदरवाइज जनरली नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्टेड है। नंबर 4 क्या था आपका? कि साहब लॉ जो भी बना हुआ है, स्टैच्यूट जो भी बना हुआ है बाय द लेजिस्लेचर, उसे बनाने में लेजिस्लेचर ने कोई मिस्टेक, इसका मतलब क्या हुआ? इवन इफ देयर सम मिस्टेक इज देयर, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, फॉलो वही करना पड़ेगा जब तक वो लॉ है, चाहे वो गलत ही हो, हमें फॉलो। क्योंकि अगर हम बोलने के साहब ये मिस्टेक है तो फिर तो मानने से मना कर देंगे, तो हमें मान के क्या चलना कि सब सही है। इफ मिस्टेक्स आर देयर, सजेशंस, ऑब्जेक्शन कैन बी देयर, लेट द लेजिस्लेचर अमेंड इट, लेट द लेजिस्लेचर अमेंड इट। जो अथॉरिटीज को पावर मिलती है थ्रू द स्टैच्यूट, those powers are to be exercised in a fair manner, equitable manner, not supposed to be misused। और जरूरी नहीं कि हमारे लॉज जो हैं इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स और लॉ से मैच करें, इट मे मैच, इट मे नॉट मैच, देयर इज नो कंपल्शन कि आवर लॉ शुड मैच विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फिर आपको था कि नीड और इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बताया 2 कारण थे। एक कारण क्या था कि साहब कितना भी कोशिश कर ले लेजिस्लेचर, कुछ ना कुछ गलती रह जाती है, परफेक्शन को अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरा, इसलिए दैट्स व्हाई वी नीड टू इंटरप्रेट एंड डू टेक द करेक्ट मीनिंग। नंबर 2, कई बार लॉ बनाते समय लेजिस्लेचर कुछ ऐसी सिचुएशन का बारे में सोच नहीं पाते, फोर्सी ऐसी भी सिचुएशन, एंड अकॉर्डिंगली उसके बारे में वर्ड्स के अंदर वो कवर नहीं होती सिचुएशन, बट वी हैव टू गो बियॉन्ड द वर्ड्स टू कवर दैट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। फिर हमने स्टार्ट किया था रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अच्छा, रूल्स और प्रिंसिपल्स में क्या हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था?
प्राइमरी रूल्स एंड द सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल में सबसे पहला रूल कौन सा था? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। वो सिंपली कहता है कि जो भी वर्ड्स एक्सप्रेशंस यूज हो रहे हैं किसी भी स्टैट्यूट में, सेक्शंस में, हमें उसके डिक्शनरी, पॉपुलर, जनरल मीनिंग, नेचुरल मीनिंग लेने, ठीक है। लेकिन 3 केसेस में क्या लिटरल रूल फेल हो जाता है? कौन कौन सा 3 केस? अगर वो लिटरल मीनिंग जो है वो पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस केस में सॉल्यूशन क्या है? वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ rule of reasonable construction, which say the interpretation according to the purpose. If the literal legis is not clear, interpret the law ratio legis according to the purpose. Clear? Number 2 case क्या था? If the literal meaning is absurd, illogical, again take the help of rule of literal construction, which say that illogical meaning should be discarded and we should take that meaning which is logical. तीसरा, अगर कोई टर्म एक्सप्रेशन के टेक्निकल मीनिंग मतलब डेफिनेशन वगैरह दे रखी है तो आपको हम इसके हिसाब से चलना है, एंड वी कैन नॉट टेक द जनरल डिक्शनरी मीनिंग, ठीक है। देन वन ऑफ द, तो रीजनेबल रूल भी साथ में आ गया। रीजनेबल रूल उन 2 केसेस में लगता है जिन पहले 2 केसेस में लिटरल रूल फेल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ रीजनेबल रूल क्या है? मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल कब लगाते हैं? किस कॉन्टेक्स्ट में? अगर किसी पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ का पर्पस है टू सप्रेस द मिसचीफ ऑफ वन पर्सन एंड एडवांस द रेमेडी, गिव द रेमेडी टू द अदर पर्सन। अच्छा, उसको भी इंटरप्रेट करते समय पहले हम कौन सा रूल लगाएंगे? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। लेकिन वो लिटरल मीनिंग अगर पर्पस को अचीव नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स मिसचीफ इज नॉट बीइंग सप्रेस्ड, the other person is not getting the remedy. In that case, we have to ignore the literal rule, we have to apply the mischief rule, which is one of the types of reasonable rule, and take that interpretation which really suppresses the mischief of one person and advances the remedy to the other person. Fourth one क्या था? Rule of beneficial construction. ये किस context में? अगर कोई particular law बना हुआ है जिसका पर्पस क्या है, ठीक है, जिसका पर्पस क्या है? किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल को बेनिफिट पहुंचाना, बिकॉज दे हैव बीन डाउन ट्रॉडन, because they have been put to some kind of injustice in the past, they have not been treated fairly in the past by the society, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बेनिफिट देने के लिए कोई लॉ बना हुआ है। अगेन उस लॉ के इंटरप्रिटेशन में हम ये रूल कब लगाएंगे? पहले लिटरल रूल लगाएंगे। वो लिटरल मीनिंग अगर पर्पस को नहीं अचीव कर पा रहा है, इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ beneficial, which says that interpret it in such a way so that the people for whose benefit that law has been made and they actually get the benefit, they get that particular। इसका एग्जांपल लेबर लॉज मैंने बताया था, क्या मैंने बताया था? लॉज विच आर रिलेटिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, क्या ये सब ऐसे लॉज हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए बना रखे हैं, उनके इंटरप्रिटेशन में अगर लिटरल रूल से पर्पस नहीं अचीव हो रहा है तो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आपको था, दैट इज द रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। अगेन एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन क्या सिर्फ 2 ही केस हैं, 2 ही से एग्जाम, एक अगर मे ऑब्लिक शैल और एक आपका एंड ऑब्लिक और। अच्छा, जनरली एंड का मतलब कंजंक्टिव, ऐड करना, और का मतलब डिजंक्टिव, अलग अलग करना। लेकिन अगर जनरल मीनिंग पर्पस के अगेंस्ट जा रहे हैं, जनरल मीनिंग एब्सर्ड मीनिंग दे रहे हैं, इन दैट केस वी हैव टू टेक द अपोजिट मीनिंग, एक्सेप्शनल इंटरप्रिटेशन। एंड का मतलब क्या लेना है? डिजंक्टिव, और का मतलब क्या लेना है? कंजंक्टिव। वो क्या होगा? एक्सेप्शनल। अच्छा, मे जनरली डायरेक्टरी, ऑप्शनल, शैल इज जनरली मैंडेटरी, बट दिस जनरल मीनिंग इज गोइंग अगेंस्ट द पर्पस, ठीक है। इन दैट केस या गिविंग एब्सर्ड मीनिंग, वी हैव टू टेक द एक्सेप्शनल, वी हैव टू इंटरप्रेट इन अ एक्सेप्शनल वे। तो उसको मे को हम शैल की तरह ट्रीट करेंगे, शैल को मे की तरह ट्रीट करेंगे। ये 2 ही केस आपका। क्या ये सब, ये जो 3 जो लास्ट में बताया, मिसचीफ, बेनिफिशियल एंड एक्सेप्शनल, दे आर नथिंग बट द टाइप ऑफ रीजनेबल रूल, दैट आर द टाइप ऑफ स्पेसिफिक केसेस। बता था रीजनेबल रूल क्या है? क्लास है, एंड ये उसका क्लास के अंदर डिफरेंट क्या है? स्पीसीज है, पता है, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। देन अब होता है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अच्छा, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं? जब एक ही सिचुएशन में एक से ज्यादा प्रोविजन तो लॉ अप्लाई होते हैं, ठीक है। रिया बेटा आपके डाउट अभी लेता हूं। जब एक ही सिचुएशन में एक से ज्यादा प्रोविजन तो लॉ अप्लाई होते हैं, तो पहला रूल ये है कि साहब वी हैव टू फॉलो ऑल द एप्लीकेबल लॉज कंप्लीटली। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, देन स्टेप 2, फॉलो ऑल द एप्लीकेबल लॉज टू द एक्सटेंट पॉसिबल, हार्मोनाइज कीजिए। आपको कभी ऐसा नहीं करना कि एक लॉ पूरा फॉलो कर ले, एक लॉ पूरा इग्नोर कर दे, यू कांट डू लाइक दिस। बता, 2 लोगों में डिस्प्यूट है, एक बंदे की बात पूरी मान ली, एक एकदम नहीं मानी। मुझे बताइए क्या डिस्प्यूट का हार्मोनाइज होगा? कहीं ना कहीं लड़ाई और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हार्मोनाइज करने का तरीका, कुछ इसकी मान लो, इसकी मान लो, ठीक है। तो एक्जैक्टली जब मल्टीपल प्रोविजन और कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, कंप्लीटली फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे वी विल फॉलो ऑल द एप्लीकेबल लॉ टू द एक्सटेंट पॉसिबल, टू द एक्सटेंट पॉसिबल। लेकिन अगर वो भी संभावना नहीं है,
then in that case we have to see third step, we have to see उस सिचुएशन के कौन सा लॉ स्पेसिफिक है, कौन सा है जनरल है. स्पेसिफिक का मतलब ओनली फॉर दैट सिचुएशन, जनरल का मतलब फॉर मल्टीपल सिचुएशन इंक्लूडिंग दैट सिचुएशन. ऑब्वियसली स्पेसिफिक की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, एंड नाउ स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर द जनरल. सबके मैंने एग्जांपल भी दे दिए. देखो टाइम तब लगता है जब वो डिटेल में डिस्कस करते हैं, हर पॉइंट का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, नहीं तो क्या ऐसे पढ़ते जाओ, ठीक है, खत्म हो गया, लेकिन पता ही नहीं चलेगा इसको यूज कैसे करना है. नेक्स्ट हमने क्या था, रूल ऑफ यूजेसिम जनरल्स. अच्छा, रूल ऑफ यूजेसिम जनरल्स में क्या था, ये पहली बात कब, यूजेसिम जनरल्स लैटिन टर्म, इसका मतलब है ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पेसेस. अच्छा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, जहां पे कभी भी कोई एक्ट पढ़ रहे हो, स्टैट्यूट पढ़ रहे हो, वहां एनुमरेशन लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स है, उस लिस्ट से क्लास बन रही है, ठीक है, वो क्लास अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ, मतलब उसमें और भी चीजें कवर हो सकती है, और उसके बाद उस लिस्ट के बाद लास्ट में क्या है, कोई जनरल टर्म लाइक एटसेट्रा, सो ऑन एंड द लाइक. तो जो जनरल टर्म है उसकी इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं, we can only cover those things which can fit into that class, which class, which is formed by the specific word. लेकिन ये रूल तब अप्लाई करते हैं जब कोई लेजिस्लेचर का कोई डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंशन नहीं है. अच्छा, मान लिया लेजिस्लेचर का इंटेंशन था एक्सेट्रा का मतलब हमें खाली वो चीज नहीं लेनी वो जो क्लास में फिट होती है, उसका वाइडर मीनिंग लेना है, ये इंटेंशन है, तो विल वी अप्लाई दिस रूल और विल नॉट अप्लाई. इसमें जो कंडीशन देखिए, क्या कंडीशन, एनुमरेशन, एनुमरेशन से क्लास बन रही है, क्लास एग्जॉस्ट नहीं हुई है, ठीक है, उसके बाद कोई जनरल टर्म है, एंड देन नो डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंशन, ये भी कंडीशन थी ना, देन विल अप्लाई दिस रूल, एंड दिस रूल सेज दैट टेक in the general term will cover only those things which can fit into that class which is formed by the specific words. जैसे एग्जाम्पल थे CS, CMA, कॉमा एटसेट्रा, ठीक है, सो ऑन एंड द लाइक. तो ऑब्वियसली उसमें हम वो चीज कवर कर सकते हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम कोर्सेज में कवर होता है. ऐसा बहुत जगह लॉ में इसे चीज मिल जाएगा, ठीक है. नाउ सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में पहला क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिर एंड सॉसिर, दैट इज द इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. क्या वन वर्ड वन एक्सप्रेशन डिराइव्स ए कलर फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द अदर वर्ड्स एक्सप्रेशन अलोंग विथ विच इट इज यूज. जिसे बोलते हैं ना, एक वो हिंदी में कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, सुना है कहावत, ठीक है, कुछ ऐसी ही बात ये भी बोल रहा है, ठीक है, कि भैया एक वर्ड अपना कलर दूसरे वर्ड के कलर से डिराइव करता है, ठीक है, कि वो जिसके साथ यूज हो रहा है. अच्छा, देखिए प्लांट एंड ट्री, ट्री के साथ जब प्लांट, तो क्या एनोलॉगस मीनिंग आ रहा है, सिमिलर मीनिंग, जैसे ट्री का मतलब वैसे हम प्लांट का मतलब यहाँ ले रहे हैं. प्लांट एंड मशीनरी, जब मशीनरी का मतलब यहाँ प्लांट का मतलब वैसा एनोलॉगस मीनिंग ले रहे हैं. वाई, बिकॉज यहाँ मशीनरी के साथ प्लांट यूज हो रहा है. दैट इज द नॉसिस ऑसी. कंटेम्पोरेनिया में कुछ खास मैंने बताया था कि कोई पुराने लॉज हैं एंड जिसमें कुछ वर्ड्स एक्सप्रेशन के मीनिंग अगर चेंज होगा ओवर अ पीरियड टाइम, हम आज वाले मीनिंग नहीं लेंगे, हम मीनिंग वही लेंगे जो लेजिस्लेचर ने उस समय बनाते समय सोचा था, ठीक है. हाँ, अगर उससे कुछ समस्या आ रही है तो लेट द लेजिस्लेचर अमेंड द लॉ, बट आप और हम लॉ को बदल नहीं सकते, ठीक है. इसलिए एक लाइन सेंटेंस को मैंने अंडरलाइन भी कहा था, द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट मस्ट बी अंडरस्टूड इन द सेंस इन विच इट वाज अंडरस्टूड व्हेन इट वाज मेड. लेकिन कब यूज होता है कि वैसे कुछ के एग्जाम्पल ही मिलते हैं, बहुत रेयर, जहां मीनिंग बदल गए, ठीक है, शब्दों के एक्सप्रेशन के, बट जहां है वहां पे ऑब्वियसली ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा. दिस स्ट्रिक्ट एंड लिबरल क्या वही है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, लिटरल, और अगर वो मीनिंग जो आ रहा है लिटरल से, it is not able to achieve the purpose, it is short of achieving the objective or purpose of that law, then we are becoming liberal, we are going beyond the letter of the law and trying to find out the interpretation according to the purpose. That is liberal. Same चीज है, उसी को अलग नाम दे दिया. लास्ट क्या था, express mention of one thing implies the exclusion of the another. अब बता दें एग्जाम्पल, पर्सन वर्ड लिखा कहीं, पर्सन में तो दोनों आता है, लेकिन साथ में लिखा बीइंग एन इंडिविजुअल. ओपीसी का मैंने एग्जांपल दिया था. डेफिनेशन ऑफ ओपीसी लगता है कि सब एक आर्टिफिशियल पर्सन भी ओपीसी का मेंबर हो सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिकली प्रोविजन दे रखे रूल्स के अंदर रिगार्डिंग ओपीसी, कि ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ ओपीसी और ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन बी द नॉमिनी ऑफ द मेंबर ऑफ ओपीसी. तो उससे स्पेसिफिकली जब लिखा हुआ है तो वहां पर्सन लिखने के बाद में हम उसमें आर्टिफिशियल पर्सन को एक्सक्लूड करेंगे. एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग दैट इज नेचुरल पर्सन इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अनदर दैट इज द आर्टिफिशियल. इसके साथ सारे रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए. फिर क्या था, एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. एड्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, इंटरनल एड्स एंड द एक्सटर्नल एड. इंटरनल एड का मतलब क्या है, जिस एक्ट को आप इंटरप्रेट कर रहे हैं उसी एक्ट के अंदर कोई चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड टू फाइंड आउट द मीनिंग, एंड वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट, एंड दे आर कॉल्ड इंटरनल एड. सबसे पहले क्या था, लॉन्ग टाइटल, जो प्रॉपर एक्ट का नाम होता है, प्रॉपर द कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, दिस इज द लॉन्ग टाइटल. अब बता दें, इट डिस्क्राइब्स द इनैक्टमेंट. और एक शॉर्ट टाइटल जैसे कॉन्ट्रैक्ट आपने खाली बोल दिया, डज इट डिस्क्राइब और इट ओनली आइडेंटिफाइज.
इट आइडेंटिफाइज द इनएक्टमेंट। लेकिन मैंने बताया ज्यादातर एड्स ऑफ इंटरप्रेट, ज्यादातर मैंने बोला है, ठीक है। क्या इसका इस्तेमाल तब करते हैं व्हेन देयर इज सम एम्बिग्यूटी, देयर इज सम कंफ्यूजन, देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी। अच्छा, हमारी कोई पर्टिकुलर सेक्शन आप पढ़ रहे हो, उस सेक्शन में 100% क्लैरिटी है, तो क्या लॉन्ग टाइटल का इस्तेमाल करोगे? नो, ठीक है। दूसरा क्या था, प्रेम्बल, क्या वो लॉन्ग टाइटल के बाद होता है? लॉन्ग टाइटल के बाद प्रेम्बल होता है, सेक्शन नंबर 1 से पहले होता है। क्या उसमें ओवरऑल पूरे एक्ट का पर्पस दिया होता है? ओवरऑल पूरे एक्ट का पर्पस दिया होता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैंने लिया था, ये एग्जांपल अच्छे से कर लें, पूरा का पूरा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसी पे आता है, पूरा यही क्वेश्चन याद है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5, मैरिज में भी सोलमनाइज बिटवीन द टू हिंदूज एंड ऑल दैट, तो मे वर्ड की इंटरप्रिटेशन, फिर प्रेम्बल से कनेक्ट करके देखा, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये एग्जाम्पल भी क्वेश्चन याद है। देन हेडिंग एंड टाइटल, एक्ट के अंदर जो पार्ट्स, चैप्टर्स, सेक्शंस, उनकी जो हेडिंग टाइटल, उसका भी हमें अगेन अगर कुछ कंफ्यूजन है। मार्जिनल नोट्स, जनरली क्या मार्जिनल नोट्स का इस्तेमाल करना अलाउड है एज ए इंटरनल एड? नो। वाई? बिकॉज ओरिजिनली एक्ट्स में नहीं होते, बाद में कई सारे पब्लिशर ने बुक में डाल दिया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एक्सेप्शन। और कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनली बना था तो आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में के साथ उनकी समरी भी दे रखी है, मार्जिनल नोट्स, एंड दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप इंटरप्रेट कर रहे हैं देन उसके जो मार्जिनल नोट्स है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, कई बच्चे ध्यान नहीं देते। अब मैंने बोला आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक बच्चा मेरे से क्लास का डाउट पूछ रहा है, सर ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी है, वो खाली आर्टिकल वर्ड को आर्टिकल मिला। भाई क्या कर रहे हो यार, ये फाउंडेशन में तो करते तो ठीक है, अब तो मत करो। आर्टिकल्स को तो आर्टिकल्स, एक वर्ड है आर्टिकल, अब पढ़ रहे हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है, वन वर्ड है, डिफरेंट मीनिंग, सब पढ़ रहे हैं। लेकिन जब अप्लाई करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, कहाँ कंपनी के तुम आर्टिकल्स की बात कर रहे हो? बताया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कंटेंट्स है उस सेक्शन के फॉर्म में नहीं, क्या है, आर्टिकल्स के फॉर्म में। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं आर्टिकल के अंदर जो होगा उसको क्या होगा? सेम लैंग्वेज देख दीजिए। सब वर्ड का मतलब होता है SUB, इसे क्या होता है? अच्छा, सब ऑर्डिनेट जो आपके नीचे, सब हमेशा होता है, सूरज स्कूल में पढ़ा सेट, सब सेट पढ़ा होगा, तो सब का मतलब कोई चीज मेन उसके नीचे है, तो सेक्शन सब सेक्शन, तो ऐसा आर्टिकल सब आर्टिकल। तो जब पेरेंट का नाम खाली बदल गया, सेक्शन के आर्टिकल हो गया, तो वहां भी वैसे होगा, आर्टिकल सब आर्टिकल, क्लॉज सब क्लॉज, सब ऐसे होगा, बस स्टार्टिंग क्या चाहिए वही आर्टिकल। तो कंटेंट्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन, कंटेंट्स आर, हो सकता है कि लॉ में कोई लगा बीइंग द मदर ऑफ ऑल लॉज, कुछ अलग नाम रखते हैं, एंड दैट्स व्हाई आर्टिकल्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मतलब आर्टिकल टोटल 395 आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन, सेक्शन 2। अच्छा, एक एक्ट के अंदर जो टर्म फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वो सारे कहां डिफाइंड होते हैं? सेक्शन 2 में। अच्छा, क्या ये जनरल डेफिनेशन होती है? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। किसी किसी केस में अगर अलग से डेफिनेशन आपको दे रखी है, जैसे मैं कंपनी लॉ बताऊंगा, एक बात अभी पूछता हूँ, आई थिंक आपको शायद फाउंडेशन में भी बताई थी, बताई मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा बताओ, एक कंपनी का नाम सुना होगा आपने, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नाम सुना है? अच्छा, एक कंपनी है यूनिलीवर, यूनिलीवर उसकी होल्डिंग है, यूनिलीवर होल्डिंग कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर उसकी सब्सिडरी है, क्लियर? अच्छा, यूनिलीवर यूके की कंपनी, इंडिया में नहीं बनी है, वो ब्रिटेन में बनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑब्वियसली इंडिया में बनी है, और होल्डिंग सबसे रिलेशनशिप है। अच्छा, आप होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 2 क्लॉज 46, ठीक है, पढ़ेंगे आप इंटरनेट में पढ़ेंगे, ठीक है। सब्सिडरी सेक्शन 2 क्लॉज 87। अच्छा, एक बताइए, आप अगर बोलते हो होल्डिंग कंपनी तो कैसे चलता है? होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी, सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी, उसके आगे फिर चलता है, पहले मीन्स अ कंपनी बोलते हो ना। अच्छा, कंपनी की डेफिनेशन कहां से लेते हो? सेक्शन 2 क्लॉज 20, एंड वहां क्या लिखा हुआ है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ईदर अंडर कंपनीज एक्ट 2030 अंडर एनी प्रीवियस लॉ रिलेटेड टू कंपनी, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। अब देखिए, आप मुझे बताइए, जो डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, क्या उसमें यूनिलीवर फिट होता है? तो अंदाजे से नहीं, सोच के बताओ, डेफिनेशन क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ईदर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ रिलेटेड कंपनी। इसका मतलब क्या है? यूनिलीवर उसमें फिट होता है? यूनिलीवर तो इंडिया में बना ही नहीं, वो तो इंडियन कंपनी की बात कर रहा है कि इंडिया में जो कंपनी बनी है, चाहे प्रेजेंट एक्ट के हिसाब से या इससे पहले वाले कंपनी एक्ट के हिसाब से, यही डेफिनेशन है ना। क्या यूनिलीवर से फिट होता है? नहीं होता। अच्छा, यूनिलीवर फिट नहीं होता तो हम बोले होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी, तो पहले कंपनी होनी चाहिए, फिर कुछ कंडीशन है, विच होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द कैपिटल ऑफ द अदर कंपनी, वो तो बात की बात है। पहले क्या होनी चाहिए? कंपनी। सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी का मतलब कहां से? सेक्शन 2 क्लॉज 20। तो मुझे खुद बताओ,
कि जब कंपनी की बात हम कर रहे हैं और कंपनी की डेफिनेशन में यूनिलीवर तो फिट ही नहीं हो रहा, तो जब वो कंपनी की डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा तो होल्डिंग कंपनी कैसे हो गया? वो होल्डिंग कंपनी कैसे हो गया? और हम सारी दुनिया बोलते हैं कि सर यूनिलीवर इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल इसकी सब्सिडरी है। तो ये कैसे हो गया? कोई कंपनी की डेफिनेशन में ही नहीं आ रहा यूनिलीवर। तो फर्स्ट इट शुड बी कंपनी देन सेटिस्फाइंग द कंडीशन मोर देन 50% ऑल दैट, वो तो बात की बात है, ठीक है। पहले कंपनी, उसका लॉजिक क्या है? और है ये होल्डिंग सब्सिडरी है, उसका लॉजिक क्या है? होल्डिंग कंपनी की जो डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 46 और सब्सिडरी की जो डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 87 दोनों जगह लिखा हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज 46 2 क्लॉज 87 दोनों जगह लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द टर्म कंपनी मींस बॉडी कॉर्पोरेट। क्या लेना है? कंपनी का मतलब क्या लेना है? बॉडी, ये लिखा हुआ वहां पे। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब मैंने कल ही बताया, क्या बताया था? हर वो चीज जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की, अगले बताया ना मैं, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या यूनिलीवर बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ है ना, यस। हर वो चीज जिसकी सेपरेट, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की, वो सब क्या है? अब यूनिलीवर बॉडी कॉर्पोरेट है। अब सेक्शन 2 क्लॉज 46 में भी लिखा हुआ है कंपनी का मतलब क्या लेना है? बॉडी कॉर्पोरेट। और सेक्शन 2 क्लॉज 87 में भी लिखा हुआ है कि कंपनी का मतलब क्या लेना है? बॉडी कॉर्पोरेट। इसका लिखा हुआ फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, कंपनी का मतलब क्या लेना है? बॉडी कॉर्पोरेट। एंड बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जिसकी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की। बताइए, क्या यूनिलीवर बीइंग अ फॉरेन कंपनी, क्या वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है? तो क्या सेक्शन 2 क्लॉज 46 और सेक्शन 2 क्लॉज 87 ने क्या वो भी कंपनी मानी जाएगी? यस और नो? अच्छा, यहां पे हम सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाला मीनिंग लेंगे या स्पेसिफिक मीनिंग? आगे ना कोई सेक्शन 2 क्लॉज सेक्शन 2 में क्या लिखा था? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। क्या इससे एग्जांपल हो गया? इस कॉन्टेक्स्ट में कंपनी की अलग डेफिनेशन दे रखी है, तो हम वहां पे सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली जनरल डेफिनेशन नहीं ले रहे, नहीं ले रहे, हम यहां पे ये वाली डेफिनेशन ले रहे हैं। अब इसके हिसाब से यूनिलीवर भी कंपनी है, यस और नो? अब क्या होल्डिंग सब्सिडरी है तो सही है, यस और नो? अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर सेक्शन 2 क्लॉज 46 में, सेक्शन 2 क्लॉज 87 में ये अलग से कंपनी की डेफिनेशन नहीं लिखी होती, कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट लेना है, तो क्या उस केस में हम सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाला मीनिंग लेते? हाँ या ना? और क्या उसके हिसाब से क्या एक इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के बीच में होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप हो पाता? नहीं। कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी, दोनों तरफ इंडियन कंपनी होनी चाहिए, होल्डिंग कंपनी भी सब्सिडरी कंपनी भी, ये सुनो। लेकिन अब क्योंकि अलग से लिखा हुआ है, क्या इसकी वजह से क्या दो, अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी कवर होती है, फॉरेन कंपनी भी कवर होती है, तो क्या एक इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के बीच में होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप बन जाता है? यस और नो? एंड दोनों तरफ इंडियन कंपनी हो सकती है, क्योंकि इंडियन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, यस और नो? यस और नो? अच्छा बताइए, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या कंपनी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या इसकी सब्सिडरी कंपनी हो सकती है? क्यों हो सकती है? क्योंकि वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, और एक्चुअली ICAI की एक सब्सिडरी है। अभी आप नहीं जानते, फाइनल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? अगर आप पढ़ोगे तो मेरे से, हाँ, तब तक पता नहीं कितने विचार बदलेंगे, ठीक है? एक बार एक मेरा एक स्टूडेंट था, बोला सर एक जगह क्या हुआ, मैं पढ़ रहा था कि ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी। मैं कंफ्यूज हो गया, यार ICSI कंपनी थोड़ी है, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है ये। मैं बोला 10 लोगों से पूछ लिया, किसी का जवाब नहीं। फिर मैंने आपके लेक्चर में पढ़ा कि आपने समझाया था कि बेटा यहाँ कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट दे रखा है, इसलिए पॉसिबिलिटी है। बेटा हर चीज लॉ से गवर्न हो रहा है। अगर वहां एक लाइन ये नहीं लिखी हो ना, कंपनी मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट, सर ये सब पॉसिबिलिटी नहीं होती, फिर दोनों तरफ ही कंपनी चाहिए होती, और वही इंडियन कंपनी। तो CA इंस्टीट्यूट की सब्सिडरी कैसे बन गई, CS इंस्टीट्यूट की सब्सिडरी कैसे बन गई? ठीक है, एक्चुअली क्या है, एक लॉ, एक दिन मैंने एग्जांपल है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो IBC के अंदर एक कंसेप्ट है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, IPA। तो IPA ना एक्चुअली क्या है, ICSI ने अपनी एक IPA बनाई है, ICA ने अपनी IPA बनाई है, वो एक कंपनी फॉर्म बनाई है, और वो ICSI ने अपनी जो बनाई वो ICSI की सब्सिडरी है, और CA इंस्टीट्यूट जो बनाई उसकी अपनी सब्सिडरी है। तो एक तरफ कंपनी है जो सब्सिडरी है, लेकिन होल्डिंग जो कंपनी है वो कंपनी नहीं, क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन वहां कंपनी का मतलब क्या दे रखा है? बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये सब पॉसिबिलिटी कैसे बन पा रही है? देखो वहां, अच्छा बताइए, आप एक टर्म सुनते होंगे इंडिया में, जैसे बोलते हैं विद ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, आपने टर्म सुन रखे होंगे, वैसे मैं थोड़ा बताऊंगा। बाहर से इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट होती है, कि बाहर की MNC इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, तो कैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट? दो नहीं, FDI तो टर्म है, उसका तरीका क्या होता है? 2 मॉडल होते हैं। एक तो इंडिया में अपनी एक ब्रांच खोल ली, सेपरेट कंपनी नहीं बनाई, एक ब्रांच खोल ली, ठीक है? अच्छा, एक कंपनी के बता दें, एक इंडियन कंपनी की एक रजिस्टर्ड ऑफिस, बाकी ब्रांचेज इंडिया में भी हो सकते हैं, बाहर भी है। सुनो, रजिस्टर्ड ऑफिस तो इंडिया में होगा इंडियन कंपनी का, वैसे बाहर की कंपनी है
उसका जो मेन जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी बोलते हैं अपने लॉ के हिसाब से, वो तो अपने कंट्री में होगा जहां बनी है। क्या उसकी ब्रांचेस अपने कंट्री में वर्ल्ड में कहीं भी हो सकती है? हाँ या ना? तो एक तो तरीका इंडिया में ब्रांचेस खोली है। दूसरा एक तरीका होता है कि इंडिया में अपनी एक सब्सिडरी बनाई। क्या? अच्छा, इंडिया में सब्सिडरी बनाई, उसमें भले ही इंडिया में आपने सब्सिडरी बनाई है, लेकिन कंट्रोल तो आप ही का है, पैसा आप ही लगा रखा है, मोर देन 50% शेयर आप ही होल्ड कर रहे हैं। ये सुनो, इसका था क्या, वो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब सोचते देखो, अगर कंपनी लॉ में अगर ये नहीं लिखा होता इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल्डिंग सब्सिडी, कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या एफडीआई हो पाती? क्या एफडीआई हो पाती? अच्छा, जब एचयूएल सेटअप हुई थी इंडिया में, यूनिलीवर ने सेटअप किया था, तो क्या यूनिलीवर ने इंडिया में एफडीआई की थी? हाँ ना, बाय सेटिंग अप द एचयूएल इट हैड डन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया, वी गॉट द एफडीआई। अब सोचो, एक अगर एक चीज एक सेंटेंस नहीं लिखा होता ना वहां पे, तो एफडीआई खत्म, तो उसका भी लॉजिक क्यों लिखा गया है? तो इतने सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रुक जाते। अब समझो तो देखो क्या क्या चीजें कि एक लाइन का मतलब कितना है, ठीक है, और नहीं समझो तो ठीक ही है। तुम जो ऑलरेडी जो प्रोफेशनल बन गए सीए सीए, उनसे पूछे ना, ये जो एग्जांपल में पूछा कि सर यूनिलीवर होल्डिंग कंपनी है, चलिए तो कॉमन है सब, हाँ सर यूनिलीवर होल्डिंग। फिर पूछना सर यूनिलीवर तो कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आ रही, वो सेक्शन 2 क्लॉज 20, वो तो इंडियन कंपनी नहीं है, तो ये होल्डिंग कंपनी कैसे हो गए? तो पता जवाब क्या आएगा? बेटा ज्यादा एनालिसिस मत करो, बस ये होल्डिंग कंपनी है, यही जवाब आएगा। 90% लोग ये जवाब देंगे आपको। बट इसका रीजन है, समझ सकते हैं लॉ में क्या हो और क्यों लिखा हो, वही लॉजिक बता, नहीं तो एफडीआई रुक जाती है आपको, पूरा इंटरनेशनल ट्रेड आपको रुक जाता है आपको, ठीक है। बहुत बड़ा एंगल है इसके, इसको फेमा से रिलेट करके देखिए। अच्छा, जब एफडीआई होती हो क्या फेमा लगता होगा? पता था फेमा के बारे में? कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है फेमा इंटरनेशनल, तो एफडीआई का पूरा कंसेप्ट ही फेमा से गवर्न होता है। सब इंटरप्ले होते हैं सारे सब्जेक्ट, कंपनी लॉ फेमा सब एक साथ, कि भाई कंपनी सेटअप हो रही है तो कंपनी लॉ लगेगा, ठीक है, और कोई बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है तो क्या हुआ, फेमा लगेगा, ठीक है। तो इंटरप्ले होते हैं सारे सब्जेक्ट से। एनीवे देखिए, इलस्ट्रेशन में कुछ खास बात नहीं था, बताते एग्जाम्पल्स वगैरह आपको दिए होते, ठीक है। देन प्रोविजो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रोविजो मैंने कहा था किसका क्या फंक्शन होता है, या तो किसी पर्टिकुलर एग्जेम्पशन, ये एक्सेप्शन वर्ड यूज करें बट वो एग्जेम्पशन है, ये ऑलरेडी उसमें कवर्ड था बट किसी कारण से उसे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। और दूसरा बताया था कोई कंडीशन लगाना टू द फोरगोइंग प्रोविजन, क्वालिफाई करना, ठीक है, इंपोजिंग सम कंडीशन ऑन द फोरगोइंग प्रोविजन। क्लियर? ये दो फंक्शन में, दोनों में से कोई एक फंक्शन आपको नजर आएगा प्रोविजो में। एक मैंने बताया एक्सेप्शन जो लॉ उस पर लग ही नहीं रहा, दैट इज एक्सेप्शन, दैट इज द एक्सेप्शन। और एक बताया सेविंग क्लॉज, सेविंग क्लॉज क्या था, उल्टा, कि जनरली लॉ नहीं लगेगा लेकिन कुछ केसेस में लगेगा, तो उसके लिए क्या होता है, सेव एज प्रोवाइडेड इन, इसको छोड़ के बाकी नहीं लगेगा। तो निगेटिव चीज के साथ कोई चीज को बचाना है तो हम कहते हैं सेविंग क्लॉज। याद है उसका एलएलपी एक्ट एग्जांपल जैसे सेक्शन 4, सेव एज प्रोवाइडेड हियर इन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू द एलएलपी। इज इट क्लियर? जब है ना जनरली कोई चीज को हम कोई चीज को बचाना चाहते हैं बाकी सबको छोड़ के, इसका ज्यादातर चीजें अलग चलेंगी और कुछ चीजें अलग, तो इसके लिए सेविंग क्लॉज आती है। एक्सप्लेनेशन बताने के लिए कोई चीज को एक्सप्लेन, अच्छा एक्सप्लेनेशन से क्या, एक्सप्लेनेशन से आपको वेगनेस को रिमूव कर सकते हैं, क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें। शेड्यूल ऑब्वियसली कोई भी चीज को डिटेल में दे रखा है, बार बार रिपीट ना करना पड़े, लास्ट में उसका सब जगह रेफरेंस होता है। एंड लास्ट में रीड द स्टैट्यूट एज ए होल, दैट इज अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात करता है। इज इट क्लियर? अच्छा एक चीज बताओ, कई बार एक्सप्लेनेशन से ऐसा भी हो सकता है, ये भी आप चीज समझ, ये भी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड ही है, सुनिएगा जरा। आपने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी है, सेक्शन 2 क्लॉज 7 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। हम बोलते हैं गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, आगे लिखा अदर देन एक्सटेबल क्लेम एंड मनी। ये जो अदर देन जो लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ है, तो इसका लॉजिक समझाना मुझे पहले। नहीं वो तो ठीक है, वो उन्हें हटाना है। देखो कोई, ये मैंने शायद फाउंडेशन में भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था। देखो कोई चीज ऑलरेडी, एक पहले इतना पढ़ो, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इतना एक बार पढ़िए। तो अगर हम इतनी बात करते हैं, तो अगर इतनी सी जो मेन डेफिनेशन है उसके अंदर कोई केस कवर हो गया, लेकिन किसी कारण से लॉ में उसे कवर करना नहीं चाहते, तो क्या उसे एक्सप्रेसली एक्सक्लूड करना पड़ेगा? हाँ है ना? तो वही क्या अदर देन, अच्छा इसको ऐसे बोलते हैं,
गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मोल प्रॉपर्टी, हाउएवर गुड्स विल नॉट इंक्लूड एक्सटेबल क्लेम, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, एक ही बात है, उसी को हमने तोड़ दिया सेंटेंस को, एक ही सेंटेंस को दो पार्ट में बना दिया। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मोल प्रॉपर्टी, हाउएवर गुड्स विल नॉट इंक्लूड द एक्सटेबल क्लेम, गुड्स विल नॉट इंक्लूड द मनी, इस ये भी तरीका है इसका, क्योंकि वो भी मोल प्रॉपर्टी है, लेकिन किसी कारण से लॉ मेकर उसे गुड्स नहीं मानना चाहते, उसे क्या किया, अलग से लिखना पड़ा, नहीं तो खाली इतना लिख के छोड़ देते गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मोल प्रॉपर्टी, तो क्या एक्सटेबल क्लेम भी गुड्स हो जाते, हाँ या ना, अब क्या उसके ऊपर भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट लग जाता। लेकिन मैंने बता रखा है सब एक्सटेबल क्लेम इज गवर्न बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके लिए अलग से लॉ, एंड इसे, और ये दोनों लॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इस कारण से वो एक्सप्रेसली क्या किया हुआ है, एक्सक्लूड। अब उल्टा मान लिया हम कोई चीज डिफाइन कर रहे हैं, मान लिया लिखा ए को डिफाइन कर, ए मीन सो एंड सो, उस मीनिंग में जितनी चीजें आ रही हैं वो सब ए है। मान लिया कोई पर्टिकुलर चीज है जो उस मीनिंग में नहीं आ रही, लेकिन लॉ मेकर्स किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह उसको भी ए मानना चाहते हैं, तो क्या लिखा रहेगा, फर्दर ए विल ऑल्सो इंक्लूड, लिखा रहेगा डेफिनेशन में। तो अलग से लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो जनरल मीनिंग दे रखा है उसमें फिट नहीं हो रहा, और लॉ मेकर उसे फिट करना चाहते हैं, क्या अलग से लिखा जाता है, यस और नो। एंड कई बार कोई चीज कवर्ड है जनरल मीनिंग में, लेकिन उसे हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेसली एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यस और नो। एंड जैसे वो गुड्स की डेफिनेशन में आ रहा है, तो क्या इस तरह की चीजें कई बार एक्सप्लेनेशन में भी लिखी होती है, जैसे मान लो एक सेक्शन है या कुछ है, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन में भी लिख देते हैं कि साहब यहाँ पे ये चीज जनरल मीनिंग में कवर्ड है, लेकिन हम इसको कवर नहीं मानेंगे, ये चीज जैसे एक ही मान लो ऊपर एक ही डेफिनेशन दे रखी है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक्सप्लेनेशन में देखिए कि साहब ये चीज ए नहीं मानेगा, जनरल मीनिंग में आ रहा है, क्या एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर दिया, ये सुनो, या जनरल मीनिंग में कोई चीज नहीं आ रही, मान लो ऊपर एक ही डेफिनेशन है और उसको हमें कवर करना है, क्या एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि दिस टर्म विल आल्सो इंक्लूड दिस, विल आल्सो इंक्लूड दिस, क्या ये सब चीजें भी हम क्लेरिफाई कर सकते हैं थ्रू द एक्सप्लेनेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ एक्सटर्नल एड में कुछ खास हिस्टोरिकल सेटिंग होता, क्या बैकग्राउंड पास्ट, क्या सोच के, क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम थी, पार्लियामेंट में लॉ बनाते समय क्या डिस्कशन डिबेट्स हुई, वो सारी बातें, ठीक है। देन कंसोलिडेट, अगर पुराने कई सारे लॉज को कंसोलिडेट करके नया लॉ बना है, तो नए लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, पुराने लॉ जो कंसोलिडेट उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। देन मैंने यूसेज, इसके बताया कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस बताया था, इसमें याद है मैंने सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज वाला एग्जांपल दिया था, ये कई बार चीजें हमें देखना पड़ता है इसका प्रैक्टिकली कैसे किस तरीके से इस लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है, कीपिंग इन माइंड सर्टेन यूनिक सिचुएशन इन द सोसाइटी। देन अर्ली ये बताया था स्टैच्यूट्स पेरी मटेरिया, एक स्टैच्यूट को आप इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसे सिमिलर इन नेचर को दूसरा स्टैच्यूट है, और जिसको आप इंटरप्रेट करें उसमें कोई चीजें वर्ड्स के मीनिंग नहीं दे रखे, कोई एक्सप्लेन, और दूसरे में है स्टैच्यूट पेरीमेट्रिया, उसकी हेल्प ले सकते हैं। देन डिक्शनरी, एंड देन का लॉज एंड डिसाइडेड केसेस ऑफ दोज कंट्री हुज लीगल सिस्टम इज पेरीमेट्रिया विद आवर लीगल सिस्टम। ये सारे एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर कुछ आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की इंटरप्रिटेशन, इसमें मुझे बताने की पूछा, नॉट विद स्टैंडिंग का क्या बता था, नॉन ऑफ स्टैंडिंग क्लॉज, इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है ओवर द अदर प्रोविजन, ये बनाए उसी लिए जाता है, ठीक है, जहां लॉ मेकर को लगता है कॉन्ट्रडिक्शन होने पे, कॉन्ट्रडिक्शन होगी तभी, और कॉन्ट्रडिक्शन वाले केसेस में ही सब जगह थोड़ी लगा था, हर सेक्शन में थोड़ी होता है। अच्छा सब्जेक्ट तो क्या उसका उल्टा है, सब्जेक्ट तो क्या उसका उल्टा है, ये सुनो, जिस सेक्शन में सब्जेक्ट लगता है उसके ऊपर दूसरा सेक्शन प्रिवेल करता है, ये सुनो। एंड एक क्लास में क्या था, विदाउट प्रेजुडिस, ये कब होता है, पहले कोई जनरल डेफिनेशन होती है और उसके बाद कोई स्पेसिफिक एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ जनरल डेफिनेशन, तो उसके आगे लगा देते हैं टू क्लैरिफाई कि साहब स्पेसिफिकली हमने जो एग्जांपल दिए दैट डज नॉट डाइल्यूट द स्कोप ऑफ द जनरल डेफिनेशन, उसका विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग। फिर हमने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, इसमें मेन क्या थी, मेन क्या थी, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, एंड इंक्लूसिव ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंसिव। अच्छा पहचान क्या है, अगर डेफिनेशन में खाली मीन्स लिखा हो या मीन्स एंड इंक्लूड्स, तो क्या है, एग्जॉस्टिव या रेस्ट्रिक्टिव, उसका मतलब क्या है, जो मीनिंग दे रखा है उसमें जो फिट होगा वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर डेफिनेशन के अंदर सिर्फ इंक्लूड्स लिखा हो या अप्लाई टू एंड इंक्लूड लिखा हो, तो क्या है, इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव, उसका मतलब क्या, जो दे रखा वो चीज है, उसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी है, कोर्ट्स में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में, कवर द अदर थिंग, लाइक बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन मैंने बताई थी, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, एग्जॉस्टिव है, बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव है। बाकी डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, डीड बताया, डॉक्यूमेंट तो कोई पेपर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन एविडेंस है, अगर लेकिन उससे कोई राइट या लाइबिलिटी क्रिएट, ट्रांसफर, ऑल्टर, एक्सचेंज हो रही है तो क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट। एंड वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द डीड, जो खाली बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल, यूनिलेटरल नहीं होती, ठीक है। फिर इनके इंटरप्रिटेशन मैंने बताया था, अगर ओरल है तो उसके रूल ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन,
रिटन है तो वही वाले रूल्स अप्लाई करते हैं जनरली जो रूल्स अप्लाई करते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन, बिकॉज स्टैट्यूट इज ऑल्सो लीगल डॉक्यूमेंट, ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अब बाकी सब चीज़ें मैंने आज डिस्कस की है, ठीक है। एक बच्चे का एक डाउट है सही, ऑथेंटिक का मतलब, बेटा ऑथेंटिक का मतलब देखो जी होता है, आप नहीं बोलते हैं, अच्छा कई बार सुना होगा, नहीं मैं अब बताता हूँ, हम लोग सुनते भी इस टर्म, खुद भी शायद यूज करते होंगे, लोगों को छोड़ो आप जनरली यूज करते हैं। कई बार बोलते यार वो चांदनी चौक में ना वहां जाके ये चीज खाई, उसका ऑथेंटिक टेस्ट है, सुन रहे हो? ऑथेंटिक मतलब क्या? ओरिजिनल। सुना हो जैसे कुल्फा मतलब फलूदा कुल्फी बोलते हैं, ज्ञानी सुना होगा। अच्छा अब तो ये मॉडर्न ये जितने हम देखते जगह जगह ज्ञानी स्कूल गए, उसी की ओरिजिनली तो चांदनी चौक है ये, वो आज भी वहां दुकान है वो। अब उसको लगा कि सब बिजनेस को एक्सपैंड करना, तो जगह जगह उसने क्या, आई थिंक उसमें भी दो भाइयों में डिस्प्यूट, दो अलग अलग बन गए। देखना कि रेड कलर में होता है, एक ब्लू कलर में होता है, दो भाइयों का अलग अलग हो गया है। तो ओरिजिनल, तो कई बार लोग बोलते हैं साहब वहां जाके जाओ ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा, मतलब ओरिजिनल टेस्ट। बाकी सब लोग उसमें क्या चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो ऑथेंटिक का मतलब ओरिजिनल। तो लॉ का ओरिजिनल सोर्स क्या है? स्टैच्यूट है। तो इसका अगर कोई कोर्ट्स अगर लीगल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी स्टैब्लिश लॉ है, लेकिन उस स्टैब्लिश के लिए नहीं कोई किसी ऑलरेडी डिसाइडेड केस की मदद ले रहे हैं या कोई कस्टम की मदद ले रहे हैं, वो एक्ट से ही आपको डायरेक्टली स्टैब्लिश कोई लॉ है उसमें वही से आपको मदद ले रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? ऑथेंटिक। क्या बोलेंगे? ऑथेंटिक। इज दैट क्लियर? अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा जैसे मैंने आपको बताया था, आपके सिलेबस में क्या एमसीक्यू भी है, और इनफैक्ट अब तो कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए कि ऑल द 6 पेपर इंटर में 6 के 6 पेपर में सब में एक ही पैटर्न है, 30% एमसीक्यू 70% सब्जेक्टिव, सब में एक ही पैटर्न। क्योंकि ओल्ड सिलेबस में ऐसा नहीं था, ओल्ड सिलेबस में कुछ पेपर में एमसीक्यू थे, कुछ में नहीं थे, ठीक है। लॉ में तो ओल्ड में भी थे, अभी में भी है, मेरे पेपर में दोनों ओल्ड में वैसे था, ठीक है। अच्छा एक और बात, एमसीक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे फाउंडेशन में उसका रीजन ये बोला सिर्फ 30% है, लेकिन फाउंडेशन में क्या पूरे के पूरे पेपर ही आपको एमसीक्यू होते हैं, ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग, तो बच्चा हर बच्चा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा। अच्छा तो अगर नेगेटिव मार्किंग हटा दिया, पूरा पेपर 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू है, तो हर बच्चा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा। ये सुनो कि गंवाने के लिए कुछ है नहीं। हाँ यहाँ पे जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, और उसमें बताया करीब 24-25 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो अभी ओल्ड सिलेबस में, जो पैटर्न न्यू सिलेबस में पहली बार एग्जाम अभी मई में होंगे, ठीक है। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, आपके समझो 20 एक क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के होंगे, और कुछ ज़्यादा जो टेक्निकल होते हैं क्वेश्चन वो 2-2 नंबर के भी देते हैं। तो इसका मतलब टोटल क्या 24-25 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए एमसीक्यू भी हमें हर चैप्टर के साथ मैं एमसीक्यू कराऊंगा, और एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाए उसका अलग से फिर और एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एंड लास्ट हर एक चैप्टर में एग्जामिनेशन क्वेश्चन। अच्छा एग्जामिनेशन क्वेश्चन न्यू सिलेबस को तो पॉसिबल नहीं डिस्कस करना, अभी तो एग्जाम ही नहीं हुए हैं, पहला एग्जाम तो मई में होगा, लेकिन जो टॉपिक एज इट इज सिलेबस में ओल्ड और न्यू, तो हमने ओल्ड जो ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस के हिसाब से एग्जाम जो हुए हैं हम उससे क्वेश्चन डिस्कस करें। सिलेबस जब सेम है, टॉपिक सेम है, तो क्वेश्चन भी वही रिलेवेंट हुए, तो हम वो डिस्कस करें। मैंने एग्जामिनेशन क्वेश्चन लिखा है, लेकिन ऊपर लिखा बेस्ड ऑन ओल्ड सिलेबस, ठीक है, लेकिन टॉपिक सेम है तो कोई फर्क नहीं, सिलेबस जब सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप दिस इज क्लियर। तो पहले हम एमसीक्यू डिस्कस करें। अच्छा एमसीक्यू में एक बात और ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लिखा होता है चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसका होता है कि चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आप डिसाइड करेंगे मुझे कौन सा ऑप्शन यूज करना है। ये सुनो, कई बार क्या होता है ए बी सी डी 4 ऑप्शन एक क्वेश्चन में दे रखे हैं, अच्छा बी भी सही है, लेकिन डी तक आओ ना तो लगता है ये उससे बेटर ऑप्शन है, लेकिन आपने आगे पढ़ा ही नहीं, आपने बी में देखा ये सही लग रहा है और वहीं क्या टिक करके आगे चल गए, क्या आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो गया। ये सुनो, तो कोई क्वेश्चन लिखा तो चूज द बेस्ट ऑप्शन, तो बेस्ट का मतलब क्या, चारों पढ़ोगे तब कंपेयर करोगे कौन सा बेस्ट है। तो पेशेंस रखनी, कई बच्चे ना बड़े हड़बड़ाते हैं, अरे ये तो सही लग रहा है, तो पता है मुझे, ठीक है। अब वो क्या आगे उसने पढ़ा नहीं, उससे भी बेटर ऑप्शन के आगे दे रखा है, तो वो भी सही था आपका, लेकिन उससे बेटर दे रखा। क्वेश्चन क्या है, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए एमसीक्यू के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। कोई नेगेटिव, नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इंटर में, हर क्वेश्चन पेपर में 30 मार्क्स था। अगर कोई बच्चा इसी में 25 नंबर स्कोर कर लेता तो उसका देखा था 50% काम तो इसी में हो गया। 50 नंबर एवरेज चाहिए ना, वो एवरेज, ठीक है, वैसे तो 40 में पास, लेकिन एवरेज 50% चाहिए, तो 25 नंबर दे तो आधा काम तो इसी में हो जाए। इसलिए एमसीक्यू की अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है इसको। और हर चैप्टर में मैं एमसीक्यू कराऊंगा, लास्ट में फिर अलग स्कोर भी कराऊंगा हर चैप्टर में। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू को प्रैक्टिस। पहला, द ब्लैंक स्पेस ऑफ द एक्ट सेट्स आउट इन जनरल टर्म्स द पर्पस ऑफ द एक्ट एंड इट ऑफन प्रिसीड्स द प्रेम्बल।
अच्छा प्रेम्बल से पहले, अच्छा प्रेम्बल में भी पर्पस होता है। अब देखो ये पूरा जो बच्चा नहीं पढ़े तो क्या करेगा, अब वैसे प्रेम्बल इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं दे रखा, वो अलग बात है, तो इसका आंसर क्या हो गया, लॉन्ग टाइटल। इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट एंड इट एडमिसिबल एज एन एड्स, बता था इंटरनल एड में सबसे पहले, तो कौन सा आंसर होगा, लॉन्ग टाइटल। भैया आपको बेटा डाउट क्लियर हो गया जो पूछ रहे थे आप, ऑथेंटिक। नेक्स्ट, एज ए जनरल रूल blank space is are added to an enactment to qualify or create an exception to what is in the enactment, and ordinarily it is not interpreted as stating a general, मतलब वो जनरल रूल नहीं, वो अलग से हो गया, ठीक है। क्या प्रोविजो की बात कर रहा है, ये सुनो बताया था प्रोविजो का फंक्शन, या तो कुछ निकाल एक्सक्लूड कर देता है या आपको क्वालिफाई कंडीशन, तो क्या आंसर हो गया, प्रोविजो। When a word is defined to bear a number of inclusive meaning, the sense in which the word is used in a particular provision must be ascertained from, हम कैसे, the context of the scheme of the act, the language used in the provision of the act, the provision and the object intended to be served thereby, all of the above। क्या इन सारी जो कंसीडर करते हुए निकालना पड़ेगा साहब किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा मीनिंग लेना है, ये सुनो, ऑल ऑफ द अबव। Schedules given at the end of the act are the internal aid to the interpretation of statutes. Which of the following is or are presumptions for interpretation of statutes? Mens rea guilty mind required for, ये है। The state is not affected by statute unless it is expressly mentioned as being so affected। वही बोला कि जनरली स्टेट और स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर लॉ नहीं लगेगा अगर एक्सप्रेसली, वही बात बोल रहे हैं। A statute not intended to be consistent with the principle inter, ये भी है। All of the, क्या सारी presumptions हैं, तो आंसर क्या हो गया, all of the above। Is that okay? Previous legislations, decided cases, parliamentary history, etc. are the aids to the internal, external, internal or external source। प्रीवियस लेगिस्लेशन बता ना, कंसोलिडेटिंग पहले कोई लॉ था उसकी जगह भी आया, ठीक है, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, ये सब क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है। नेक्स्ट, व्हेन पार्लियामेंट इनेक्टेड अ स्टैट्यूट एज रिकमेंडेड बाय द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी, आपको ये पता है कि कोई भी बिल बनता है जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है इन द लेजिस्लेचर, उससे पहले कमिटी बनती है, जो कमिटी उसके ऊपर अपना रिकमेंडेशन देती है, रिपोर्ट देते हैं, उसके बेसिस पे बिल बनता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, वो कंपनीज एक्ट 2013 जब बना था उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी, जे ईरानी कमेटी। अच्छा, कमेटी के जो नाम होते हैं ना, कमेटी का हेड होता है, उसके नाम से कमेटी का नाम पड़ता है। तो जे ईरानी वॉज अ मैन, ही वॉज ऑल्सो डायरेक्टर इन टाटा स्टील, वेरी बिग नेम, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम था, डॉक्टर जे ईरानी। आई थिंक अब तो शायद डेथ हो गई उनकी। डॉक्टर जे ईरानी, ही वॉज द मैन हेडिंग दैट कमेटी। तो कैसे कमेटी का नाम क्या है, जे ईरानी कमेटी। उस कमेटी की रिपोर्ट जो थी उसके बेसिस पे नया कंपनी एक्ट बना है। अब सोचिए, अगर नया कंपनी एक्ट को हम इंटरप्रेट करें कोई प्रोविजन को और कहीं कोई कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूटी है, तो क्या हम उस कमेटी की रिपोर्ट को भी रेफर कर सकते हैं, ये सुनो, ये इंटरनल एड है, एक्सटर्नल एड है, एक्सटर्नल एड है, ये सुनो, ये भी कर सकते हैं। देखिए लिखो, व्हेन पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड अ स्टैट्यूट एज रिकमेंडेड बाय, वो उसमें आ जाएगा हिस्टोरिकल फैक्ट, सर्कमस्टांसेस, पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स, सब उसी में आ जाएगा, ठीक है। व्हेन अ पार्लियामेंट इनेक्टेड स्टैट्यूट रिकमेंडेड बाय द रिपोर्ट ऑफ अ कमिटी एंड देयर इज अनएम्बिग्यूटी और सर्टेनिटी, अनएम्बिग्यूटी का मतलब क्या है, क्लैरिटी, in any provision of the statute, the court may have regard to the report of the committee for ascertaining the, अच्छा अगर अनएम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी है, तो क्या कोर्ट आपको रिपोर्ट को क्या कंसीडर करेगा, जरूरत है क्या डू वी नीड टू रेफर द रिपोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन, नो नॉट। लेकिन अगर एम्बिग्यूटी होती तो तब, अच्छा उस केस में ये अगर मान लिया अनएम्बिग्यूटी की एम्बिग्यूटी होता तो आंसर क्या होता, ट्रू हो जाता ना, कोर्ट विल हैव रिगार्ड टू द कमिटी। लेकिन अब देखो, जिसको ध्यान से नहीं पढ़ेगा वो कंफ्यूज आएगा, ट्रू पहले ऑप्शन है वो ये टिक कर देगा, अनएम्बिग्यूटी है, देखिए ट्रू नहीं होगा। अगर एम्बिग्यूटी वर्ड होता तो क्या होता है, ट्रू हो जाता है। बी फॉल्स बिकॉज रिपोर्ट ऑफ कमिटी कैन नेवर बी बेस्ड, कैन नेवर बी बेस्ड, इट कैन बी प्रोवाइडेड देयर इज अ एम्बिग्यूटी। फॉल्स बिकॉज रिपोर्ट ऑफ कमिटी कैन बी कंसिडर फॉर इंटर ओनली इफ देयर इज अ एम्बिग्यूटी और अनसर्टेनिटी। लेकिन क्वेश्चन क्या, अनएम्बिग्यूटी सर्टेनिटी है, इसका यही सही होगा आपको। फॉल्स बिकॉज रिपोर्ट ऑफ कमिटी कैन नॉट असर्टेन, नो, आंसर क्या, सी। ये वाला कोर्ट कंसीडर करेगा, तो ये है तो स्टेटमेंट फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि इस केस में जरूरत नहीं है को रेफर करने की, बिकॉज अनएम्बिग्यूटी है। लेकिन अगर एम्बिग्यूटी होती तो हम रेफर कर सकते हैं।
ये भी वन ऑफ द एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल एड टू इंटरप्रिटेशन? मार्जिन नोट्स है, रेफरेंस टू रिपोर्ट, वही आ गया देखो, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, प्रोविजन, ये सब तो है ही है। ये क्या एक्सटर्नल एड है? अब विच इज नॉट एन इंटरनल एड, इस साथ क्या निकालना है? एक्सटर्नल। नॉट इंटरनेट का मतलब एक्सटर्नल एड निकालना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्वोक्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन वेयर द मीनिंग क्लियर एंड अनएम्बिगुअस? ठीक है, मार्जिन नोट्स, हेडिंग जरूरत ही नहीं है, ये सब की प्रेम, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 काट दीजिए, इसमें कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर डिलीट को 10 को डिलीट कर दीजिए। बेटा एक क्वेश्चन नंबर 7 सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे ने पूछा, डाउट है इसको। एक्चुअली क्या होता है, आप कोई लॉ को पढ़ रहे हो, कोई स्टैट्यूट इंटरप्रेट कर रहे हैं, अगर कोई एम्बिग्यूटी है किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, कुछ कंफ्यूजन है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, तो वन ऑफ द एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन ये होता है कि जिस कमिटी के रिपोर्ट के बेसिस वो नया एक्ट या लॉ बना है, तो ऐसे तो पहले कमिटीज होती हैं, कमिटीज अपनी रिकमेंडेशन देती है, फिर बिल बनता है, सब वेरी लेंदी। लॉ बनाना इंडिया में होता है ना, कहते हैं अब सोच, लेबर लॉज, नए लेबर लॉज बने हुए, मतलब बन गए हैं, लेकिन उसको इफेक्टिव होते हुए, उसमें बच्चा पूछा था कि सब वो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस नए बन गए ना, ठीक है, सुना हुआ, बता दें क्लास में, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, उसके नए बन गए, ठीक है, लेकिन वो देखना उसको अप्लाई होने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे। लॉट ऑफ अदर इश्यूज आते हैं, उसमें स्टेट की भी भूमिका होती है, बहुत चीज़ होती है, ठीक है, तो एक दिन में थोड़ी हो जाते हैं। तो कहने होता है जिस कोई कमिटी बनी, कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बेसिस पे कोई लॉ बना हुआ है, तो अगर लॉ में कुछ कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूटी है, तो हम उस कमिटी की भी हेल्प ले सकते, कमिटी की रिपोर्ट की हेल्प ले सकते हैं तो इंटरप्रेट इट करेक्टली। लेकिन ये तब है ना जब आपको उस प्रोविजन में एम्बिग्यूटी है। क्वेश्चन में क्या देखा है? दे अनएम्बिग्यूटी इज ऑफ द क्लैरिटी और सर्टेनिटी। सर्टेन चीजें हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो वहां कोर्ट में हैव रिगार्ड, क्या कोर्ट कमिटी को रेफर करेगा? नहीं, क्योंकि चीज पहले ही क्लियर है। तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्यों फॉल्स है? कि रिपोर्ट ऑफ कमिटी कब कंसिडर की जाती है? when there is a ambiguity or uncertainty. Is that clear भूमिका? Next, यूजिस्टिम जनरिस means let क्या होगा? Of the same kind or species. Nocere or saucere mean, last one, it is known by its associates, therefore words must be construed in conjunction with the other words and phrases used. याद है सेकेंडरी रूल्स में पहला था डॉक्ट्रिन और नॉसिर और सॉसिर। Is that okay? The rule of यूजिस्टिम जनरिस must be applied with great caution because it is a contradiction to all the rules of, ऐसा कुछ है? It is not expressly provided in the scriptures related law, ये भी नहीं है. It implied departure from the natural meaning of the words in order to give them a meaning or suppose intention of the legislature. क्या ये वाला होगा? C होगा? That is the this one. मतलब एक्सेट्रा सोन के नेचुरल मीनिंग से हटते बात करनी पड़ती है। क्यों हट के बात करनी पड़ती है? हमें देखना पड़ता है उसके अच्छा, तो ये हम रूल ऑफ यूजिस्टिम जनरिस में जो आगे एक्सेट्रा सोन लिखा होता है, इंटरप्रिटेशन तो हम उसकी कर रहे हैं, बट हेल्प किसकी ले रहे हैं? जो उससे पहले स्पेसिफिक वर्ड है, उससे जो क्लास, उसकी मदद से इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो हम कोई जनरल और नेचुरल मीनिंग एक्सेट्रा सोन का नहीं ले रहे हैं, उससे हम डिपार्ट कर रहे हैं जनरल मीनिंग से। अब मीनिंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक वर्ड के से जो क्लास बन रही है उसे, तो लाइक इट इम्प्लाइड डिपार्चर, उससे हट के, नेचुरल मीनिंग से हट के, एंड वी आर टेकिंग दैट मीनिंग विच कैन फिट इनटू दैट क्लास फॉर्म बाय द स्पेसिफिक वर्ड्स। एक्सप्रेसियो यूनिस एस एक्सक्लूसिव बताता, एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ द अनदर। दिस वन, ये मीनिंग है इसका। लास्ट जो कि हमने रूल पढ़ा था सेकेंडरी रूल में, where statute describes things of a particular class or kind accompanied by the words of generic character, वही general term है, ठीक है। The generic words will usually be limited to things of a kinded nature with those particular, जिससे पहले जो numbered आपके list of specific words है, unless there be something in the context statute to repel जो बात हम ये बोल रहे हैं, अगर स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन इंटेंशन कुछ और अलग बात है। ये कौन सा रूल है? रूल ऑफ यूजिस्टिम जनरिस। एक्चुअली इस चैप्टर के ना लैंग्वेज में बोलूँ थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट है कंपैरिजन टू द अदर चैप्टर्स, इसकी और जनरल क्लॉजेज एक्ट, और चांस करते सबसे पहले हम यही पढ़ाते हैं, तो घबराना इसकी लैंग्वेज थोड़ी, क्योंकि ये कोई
इसमें एक स्टोरी नहीं बनती, सारे अलग अलग चीजें हैं, ये रूल वो रूल सब क्या, थोड़ी लैंग्वेज में लैटिन भी बहुत यूज हो रहा है, लेकिन आप जो कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं, वहाँ एक पूरी स्टोरी बनेगी, सब चीज कनेक्टेड होगा, तो वहाँ इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं आ गई, इसलिए कई बार घबरा मत जाए कि शुरू में पढ़ाना इसलिए पढ़ा क्योंकि सब इससे बेस देता है आपको, बाकी लॉज को पढ़ने में मदद करता है, इसलिए सबसे पहले इसकी, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी कंपैरेटिवली अदर टॉपिक से डिफिकल्ट है। विच आर द फॉलोइंग इज और आर नॉट द प्रिजम्पशन फॉर इंटरप्रिटेशन, कौन कौन से प्रिजम्पशन नहीं है? द वर्ड्स, ये नॉट वर्ड को भी ध्यान रखा करो, क्या होता है बच्चा नॉट जल्दी जल्दी में पढ़ता नहीं, उल्टा मीनिंग निकाल देता है। द वर्ड्स इन ए स्टैट्यूट आर यूज प्रिसाइजली नॉट लूजली, ये तो प्रिजम्पशन है। वेस्टेड राइट्स, अच्छा वेस्टेड मीन राइट्स गिवन, अच्छा किसी स्टैट्यूट में कोई राइट किसको मिला हुआ है तो क्या अपने आप ही वो राइट को हम आपको उसको विड्रॉ कर सकते हैं? नो हाँ, या तो उसके लिए कंपनसेशन हो या कुछ, ये देखिए लिखा हो, वेस्टेड राइट दैट इज राइट्स विच अ पर्सन पजेस at the time the statute was passed are not taken away without express words। अच्छा एक्सप्रेसली जब तक लॉ में नहीं लिखा हो क्या वो राइट्स को ले सकता है? या नेसेसरी इम्प्लीकेशन और विदाउट कंपनसेशन, क्या ये बात जो लिखी हुई है दिस वन, क्या ये भी एक प्रिजम्पशन है कि जनरली किसी के भी राइट्स नहीं लिए जा सकते जो लॉ में दे रखे हैं? हाँ, अगर लॉ में ही लेने के लिए एक्सप्रेसली लिखा हुआ या उसके लिए कंपनसेशन मिलेगा तब ले सकते हैं, अदरवाइज देखा जी ये भी तो प्रिजम्पशन है, ये भी तो क्या है प्रिजम्पशन है। और ये क्या पूछा, विच इज नॉट द प्रिजम्पशन, क्या पूछा है? पहला भी प्रिजम्पशन है, ये भी प्रिजम्पशन है, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉट बी, कौन सा आंसर हुआ? क्योंकि दोनों ही प्रिजम्पशन है, पूछा विच आर नॉट, तो आंसर क्या हो? डी, दैट इज नीदर ए नॉर बी। इज द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सीक टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ लेगिस्लेशन, है लेगिस्लेशन नहीं, मीनिंग ऑफ लेगिस्लेशन थ्रू द मीडियम ऑथोरिटेटिव फॉर्म्स इन विच एक्सप्रेस, क्या है? इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन। ये आपके बुक में देखोगे फर्स्ट पेज पे, आई थिंक सेकंड पैराग्राफ में सेंटेंस एडिट लिखा हुआ है, देखो सेकंड पैराग्राफ में सेकंड सेंटेंस देखो, कॉन्सिक्वेंटली द इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, सॉरी थर्ड पैराग्राफ, according to Salmon interpretation or construction in the process by the court seeks to ascertain the meaning of the legislation through the medium of the authoritative forms in which it is expressed। क्या वो एज इट इज सेंटेंस दे रखा है, सैलमन का स्टेटमेंट है, सैलमन ने आपको इंटरप्रिटेशन के बारे में क्या कहा था? The object of interpretation is to see what is the intention expressed by the words used there, to interpret the legislation words as to ascertain the mind of the legislature from the natural and grammatical meaning, to ascertain the meaning of the legislature through the medium authority in which all of the above, सारी चीज ये। रूल ऑफ रीजनेबल कंसेंट ऑल्सो नोन एज आर्ट रेस मैकिंग, ये बता इसका लैटिन नाम ये। द मिशी, अब देखो कई लोग होता है ना, सब में खाली समझ लूँगा, कई जगह लर्निंग भी करनी पड़ती है। अब इसे समझने क्या था, याद ही करना पड़ेगा ना ये कि इसका लैटिन ये है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ दोनों चीज की रेलेवेंस होती है, जहां लर्निंग करनी है लर्निंग करनी है। लर्निंग का मतलब एक होता है क्रैमिंग होती है, लर्निंग होती है। क्रैमिंग में जो समझ कुछ है मैं रट्टे मार, वो रट्टे मारने होता है, वो नहीं करना है। लेकिन आप कितना भी समझ लिए, कंटेंट को लर्न तो करना पड़ता है ना। आपको एग्जाम इतना इतना कंटेंट लिखना है, लर्न ही कुछ नहीं किया, अपने मन से क्या क्या आधी बातें लिखो, पर अपने मन से क्या, तो जब लिखते हो लैंग्वेज गलत आती है, दूसरी आधी बातें लिखते हो आधी छूट जाती हैं, तो नंबर कटते जाते हैं। नंबर क्या होते हैं, कटते जाते हैं आपके, ठीक है। तो लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द रूल ऑफ मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो नोन एज हेडेंस रूल। is a statute which either expressly or by necessarily revokes or terminates another। रिपील बता, रिपील का मतलब एबॉलिश करना, ठीक है। तो क्या एक नया एक्ट आके पुराने एक्ट को, अधिक जितने भी स्टैट्यूट्स है बनाने वाला कौन है, लेजिस्लेचर। तो उसको अमेंड करने वाला कौन है, लेजिस्लेचर। तो उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट पास होते हैं, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। ये सुनो, अगर एक्ट में कुछ चेंज करना है और ऑलरेडी कोई एक्ट बना उसको एबॉलिश करना, तो रिपील एक्ट पास, अपने आप थोड़ी एबॉलिश हो जाता है। एक तो एक कंपनी एक्ट 2013 आया, तो कंपनीज एक्ट 1953 को एबॉलिश करने के लिए क्या कंपनीज रिपील एक्ट भी पास हुआ होगा, ये सुनो। अपने आप ही थोड़ी, भाई क्रिएटर भी लेजिस्लेचर है, मॉडिफायर भी लेजिस्लेचर है, और टर्मिनेटर भी कौन है, लेजिस्लेचर। तो टर्मिनेट करने के लिए रिपील एक्ट पास होता है, अपने आप थोड़ी खत्म हो जाता है, ठीक है। वक्त इज अ स्टैट्यूट विच इधर एक्सप्रेसली और नेसेसरी इंप्लीकेशन रिवोक्स और टर्मिनेट्स अनदर, क्या होगा, रिपीलिंग स्टैट्यूट। अंडर विच आर द फॉलोइंग रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स the comma लगा लें, the words, phrases and sentences statute are ordinary to be understood in their natural, ordinary or popular and grammatical meaning unless such a construction leads to an absurdity
और द कंटेंट, क्या सीधा सीधा प्राइमरी रूल लिटरल कंस्ट्रक्शन है? यस और नो? Courts can depart from dictionary meaning of word and give it a meaning which will advance the remedy and suppress the mischief provided the court does not have to conjecture or surmise. ठीक है, a construction will be adopted in accordance with the policy object of the statute. क्या ट्रू है? ट्रू है फॉल्स है? आज वो तीन में फॉल्स देने की जरूरत ही नहीं है, रीजन या कुछ भी हो, है स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, तो हमें देखने की जरूरत है आंसर क्या है? ट्रू है. नेक्स्ट है, कोर्ट्स आर बाउंड बाय द मैंडेट ऑफ द लेजिस्लेचर and once it expresses its intention in words which have clear significance and meaning, the actually जो लेजिस्लेचर लॉ बनाया है, मैंडेट मीन्स ऑर्डर, जो भी आपको कि मैंने ये लॉ बनाया, क्या कोर्ट को एग्जैक्टली वही फॉलो करना जब तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये सुनो. एंड द कोर्ट इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम स्पेकुलेटिंग, मतलब अपने मन से बता ना, कोई हाइपोथेटिकल कंसिडरेशन नहीं लेना जब चीज एकदम क्लियर है. दिस इज द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. Blank space of the act is only for the abbreviation for the purpose or reference the object of which identification, not description. Short है, बता दें, short title identifies, long title describes. तो आंसर क्या होगा? short title. लिखो ना, identify not description. Next, which of the following is not an external aid to interpretation? Reference to other statute, ये तो है, dictionary है, margin notes, ये margin notes. ये internal aid जनरली नहीं है, लेकिन एक केस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट एक्सटर्नल तो है ही नहीं. रिगार्डिंग द रेफरेंस टू द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन, बता दें सेक्शन, और पूरे एक्ट का पर्पस कहाँ होता है? प्रेम्बल में. और जो सेक्शन वाइज जो पर्पस होता है वो क्या है? स्टेटमेंट और रीजन एंड ऑब्जेक्ट. क्या स्टेटमेंट रीजन ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल एड है? ये सुनो. अच्छा, उसी में आ जाएगा वो हिस्टोरिकल सेटिंग्स, बैकग्राउंड, जिसमें आ जाएगा स्टेटमेंट और रीजन एंड ऑब्जेक्ट. इट इज अ सेटल्ड लॉ दैट इट कैन लेजिटिमेटली बी रेफर टू फॉर अ करेक्ट एप्रिसिएशन ऑफ what was the law before the disputed act was passed, what was the mischief or defect for which the law has not been what remedy the legislature intended, all of. क्या ये सारी बातें कंसीडर करते हैं to understand the real meaning of the law? All of the above. In a statute, in the definition section, a definition can be complete, क्या होगा? Complete or incomplete, restrictive or extensive, इंक्लूसिव, और ये एक्सक्लूसिव नहीं एग्जॉस्टिव है, इसको ठीक कर लेना. क्या बी और सी दोनों एक ही, वो एक ही के दोनों टर्म है? तो आंसर क्या हो? डी, बोथ बी एंड सी. एक्सक्लूसिव गलती से आ गया, एग्जॉस्टिव कर लीजिएगा. ठीक है. द प्रॉपर फंक्शन ऑफ is to accept and to deal with the case which will otherwise fall within the general language of the main enactment and its effect is confined to the case. क्या प्रोविजन की बात कर रहा है कि अदरवाइज जनरल प्रोविजन में कवर होता है लेकिन उसे एक्सक्लूड करना है. पता ना, एग्जामिशन बताया था. क्या किसका फंक्शन है ये? प्रोविजो का. टाइटल का तो है नहीं, इलस्ट्रेशन, शेड्यूल नो. ठीक है. According to Maxwell, a statute has been defined as, स्टार्टिंग सेंटेंस आपके बुक में पहला था, द विल ऑफ द लेजिस्लेचर. ये जो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है, ये एक्चुअली मिस्चीफ रूल में बता रहा. मिस्चीफ रूल का एक और नाम क्या है? हेडेन्स केस, रूल ऑफ हेडन. क्यों? क्योंकि हेडन केस में सारी पता है, वहां चार चीजें बताई थी कि साहब इनको कंसीडर करते थे, वही सारों की लिखी हुई है. व्हाट वाज द कॉमन लॉ, व्हाट वाज द मिस्चीफ. ठीक है, ये बोला ये सारी चीजें किस केस में डिसाइड, केस का नाम पूछ रहा है. अच्छा, वो मिस्चीफ रूल को नाम को बोलते हैं रूल इन हेडन केस. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हेडन केस. तो बोला कौन से केस में? 1584. तो कब की बात है? 1584. तब ये डिसाइड होता है वो कौन सा केस है, केस का नाम क्या है. क्या मिस्चीफ रूल की बात कर रहे हैं? मिस्चीफ रूल को हम क्या बोलते हैं? हेडन. तो वही क्या है? हेडन्स केस. इट इज corollary to the that nothing is to be added or taken from a statute unless there are adequate grounds to justify the, मतलब ना तो अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है ना अपनी तरफ कुछ एक्सक्लूड करना है, जब तक ये चीज एकदम क्लियर है. हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तब कर सकते हैं. ठीक है. टू जस्टिफाई द इन्फ्रेंस दैट द लेजिस्लेचर इंटेंड समथिंग व्हिच इट एमोटेड टू एक्सप्रेस. ये कौन सा रूल है? जनरल रूल. मतलब जब चीज एकदम क्लियर है, याद है पढ़ा था हमने, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है. जनरल रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. The object of interpretation is to find out the literal dictionary meaning of what is written, to see what is the intention expressed by the words, to find the correct translation of the words, to be able to change the meaning according to situation. बी है ना. अब देखो ए भी सही लग रहा है, लेकिन क्या बी बेटर उससे?
कुछ कंफ्यूजन है क्या? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, a statute might be read as a whole and one provision of the act should be construed with reference to the other provision of the same act so as to make a consistent enactment of the whole statute. Which of the following rules of interpretation indicates this? बताओ. Rule of harmonious, बताना, read the statute as a whole. The rule of usage generis implies that in an enumeration of different subjects in an act, general words follow specific words may be constituted with reference to the antecedent, मतलब उससे पहले जो matters, antecedent मतलब उससे पहले जो है, and the construction may be narrowed down by treating them as applying to the same kind. क्या वही बात बोल रहा है? ये सुनो, ये तो true है. If the particular words exhaust the whole genus, अच्छा exhaust कर दे गए, तो then the general words are constituted or embracing a larger genus. क्या उसके अंदर आपको कुछ बचेगा है? इसका मतलब क्या, उसके अंदर हम कुछ और भी चीजें ले सकते हैं, वाई उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं. अच्छा जब बचा ही कुछ नहीं तो क्या रूल लगेगा? तो रूल नहीं लगेगा. ये रूल बोल रहा है ना कि खाली के अंदर वही लेना है, लेकिन रूल लगेगा नहीं. इसका मतलब क्या हुआ? क्या लेजिस्लेचर की इंटेंशन कुछ और थी, उसके अंदर वो कुछ और भी चीजें ले देते, तो क्या ये सेंटेंस भी सही है? देन द कॉन्स्टिट्यूट एम्ब्रेसिंग अ लार्जर जनस. सुनो, अगर एग्जॉस्ट हो जाएगा तो रूल ऑफ यूजेस जनरस लगेगा. अगर स्पेसिफिक वर्ड से क्लास, अगर जीनस अगर एग्जॉस्ट हो जाती है तो क्या ये रूल लगेगा? तो ये रूल बोल रहा है ना कि साहब वो जनरल वर्ड का मतलब खाली एक पर्टिकुलर क्लास का लेना है, लेकिन नहीं लगने का मतलब क्या है? लेजिस्लेचर ने उसके बाद एक्सेट्रा सोन लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो लेजिस्लेचर कहीं ने उसका वाइडर मीनिंग चाह रहा था, वही बात तो लिखी हुई है. इस ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी. समझ आया नहीं है सबको? अच्छा बताओ, हमने जब रूल ऑफ यूजेस जनरस पढ़ा था तो उसने पढ़ा था कि साहब उसमें कंडीशन थी, ये रूल कब लगता है, कुछ कंडीशन थी. उसमें कंडीशन क्या थी कि साहब जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उससे क्लास एग्जॉस्ट नहीं हुई है, और उसके बाद कोई जनरल वर्ड्स है, तो जनरल वर्ड्स हम सिर्फ वो चीज कवर कर रहे हैं विच फिट इनटू दैट क्लास, यही मतलब पढ़ा था. लेकिन अगर एग्जॉस्ट हो गया, स्पेसिफिक वर्ड इतने लिख दिए हमने, सब क्लास पूरी एग्जॉस्ट हो गई, उसके बाद भी जनरल वर्ड है, तो जनरल वर्ड के अंदर हम उस क्लास की चीज तो ले ही नहीं सकते ना, क्लास तो एग्जॉस्ट ऑलरेडी हो चुकी. क्या करोगे आप? क्या करो, वाइडर मीनिंग लोगे? वही लिखा हुआ देखो में. इफ द पर्टिकुलर वर्ड्स एग्जॉस्ट द होल जीनस देन द जनरल वर्ड्स आर कॉन्स्टिट्यूट एम्ब्रेसिंग अ लार्जर जीनस. अच्छा इसको उस तरीके से समझ सकते हैं कि व्हेन द लेजिस्लेचर हैज अ डिफरेंट इंटेंशन टू इंटरप्रेट द जनरल वर्ड्स इन अ वाइडर सेंस, वहां पे भी रूल अप्लाई नहीं. तो जब आपको सारी क्लास को एग्जॉस्ट करने के स्पेसिफिक टर्म लिख दिए हैं, उसके बाद जनरल टर्म दे रखा है, इसका लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या है? क्या उसकी इंटरप्रिटेशन रूल ऑफ यूजेस जनरस से हो ना हो, ना हो, इसका तो हम वाइडर मीनिंग लेंगे. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. तो आंसर क्या? बोथ ए एंड बी. कंटेम्पोरानियस एक्सपोजिटिव, ये क्या मतलब होता था? द बेस्ट वे ऑफ गिविंग द मीनिंग टू अ डॉक्यूमेंट और प्रोपोजिशन ऑफ लॉ इज टू रीड इट एज इट वुड हैव रेड व्हेन इट वाज मेड. नेक्स्ट, which of the following is a correct reason for the need of interpretation of statute? Why do we need to interpret? Legislative language may be complicated for laymen, hence may require interpretation. The assimilation of the concept of meaning, what the word means. The assimilation of concept of purpose, object or region, spirit, prevailing through the statute. All क्या सारी चीज जरूरी है, and that's why we need to interpret the laws. According to the rule of harmonious construction, it is the duty of the to avoid a head-on clash between two sections of the same act and whenever it is possible to do so to construct a provision which appear to. ये कौन किसकी ड्यूटी है? कोर्ट की ना. कोर्ट्स में जो केसेस आते हैं तो कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन इसलिए करते हैं, ठीक है. आंसर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स. प्लेंटिव कौन होता है वैसे? नहीं, प्रॉब्लम नहीं. देखो, जो केस किसी के अगेंस्ट फाइल करता है, जो केस फाइल, वो प्लेंटिव होता है. जैसे मान लिया, लिखना लिख लो, ए ने मान लिया बी के अगेंस्ट केस फाइल किया, तो ए प्लेंटिव, और जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया वो डिफेंडेंट है. एक मिनट, प्लेंटिव और डिफेंडेंट, क्लियर? द पर्सन हु फाइल्स द केस प्लेंटिव, पर्सन अगेंस्ट हुम द केस इज फाइल्ड डिफेंडेंट. ये सिविल मैटर्स में होता है, क्रिमिनल में ऐसे टर्म नहीं यूज करते. सिविल केसेस में वो डैमेजेस तुम आप बोल रहे हो, ठीक है. अच्छा एक और बात इसमें, मान लिया ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल किया, ए इज द प्लेंटिव, बी इज द डिफेंडेंट. मान लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस गया,
वहां मान लिया लेट से ए विंस द केस, बी लूजेस द केस, क्लियर? हो सकता है बी अपील करता हाई कोर्ट में, बी बोलता आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड आई वांट टू चैलेंज द डिसीजन बाय वे एन अपील। सुना होगा अपील कर देते हैं, सुना होगा। तो अब मुझे बताइए अपील कौन करेगा? बी। किसके अगेंस्ट? ए के अगेंस्ट। तो जो अपील, ये तो फ्रेश मैटर होता है, जब पहली बार केस स्टार्ट होता है तो प्लेंटिव डिफेंडेंट यूज करते हैं, लेकिन जब अपील होके जाता है तो ये टर्म यूज नहीं होते। अब यहां पे अगर मान लो बी अपील कर रहा है अगेंस्ट ए, तो जो अपील करता है उसको बोलते हैं एपेलेंट। क्या बोलते हैं? एपेलेंट। और जिसके अगेंस्ट अपील करते हैं उसको बोलते हैं रेस्पोंडेंट। क्या बोलते हैं? रेस्पोंडेंट। क्यों सर टर्म लॉ में यूज होते रहते हैं, शुड बी अवेयर अबाउट दिस। तो फ्रेश मैटर है तो प्लेंटिव डिफेंडेंट, और अगर एक बार डिसाइड हो कि हायर कोर्ट में जा रहा है अपील के थ्रू, तो जो अपील कर रहा है वो एपेलेंट, और जिसके अगेंस्ट है दैट इज द रेस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड करेगा सामने वाला। वहां प्लेंटिव डिफेंडेंट हम यूज नहीं करते। एपेलेंट द पर्सन हु प्रेफर्स द अपील, एंड द पर्सन अगेंस्ट whom it is done, it is called respondent. एपेलेंट, रेस्पोंडेंट। अपील वर्ड से बना है एपेलेंट, APPELLANT, एपेलेंट, अपील से बना है। अच्छा ये यहां जो वर्ड यूज, अच्छा यहां अपील वर्ड बीच में लिख लो, अपील। द अपील फाइल होती है इज द एपेलेंट रेस्पोंडेंट, और जहां पे सूट फाइल होता है क्या होता है? प्लेंटिफ। अच्छा सूट फ्रेश मैटर के लिए यूज करते हैं। अच्छा सूट फाइल करने वालों क्या बोल रहे हैं? प्लेंटिफ। इस सूट को प्लेंट भी बोलते हैं, ज्यादा सूट वर्ड पॉपुलर, लेकिन प्लेंट भी बोलते हैं। बोले ए हैज इंस्टीट्यूटेड फाइल्ड सूट अगेंस्ट बी, ए हैज इंस्टीट्यूटेड प्लेंट अगेंस्ट बी, ये भी बोल सकते हैं। तो सूट को प्लेंट भी बोलते हैं, प्लेंट वर्ड से प्लेंटिव बना है। और जब अपील फाइल करते हैं तो क्या? एपेलेंट एंड रेस्पोंडेंट। कोई सब टर्मिनोलॉजी केसेस में यूज होती है, तो वन शुड बी अवेयर। तो ये बोले सब रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कोर्ट की ड्यूटी है ना कि मल्टीपल प्रोविजन को आपस में मिला के प्लेंटिव डिफेंड हो रही। एक ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट प्रिजम्पशन? करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। द स्टेट इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टैट्यू अनलेस इट एक्सप्रेसली मेंशन। ये तो करेक्ट है। ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? करेक्ट। हमें क्या निकालना है? इनकरेक्ट निकालना है। A statute is very much intended to be consistent with the principle of international law. ये इनकरेक्ट है। अब देखो ये तो पहले वाला करेक्ट, ये इनकरेक्ट। द लेजिस्लेचर डज नॉट मेक एनी ऑल्टरेशन इन द एग्जिस्टिंग लॉ अनलेस बाय एक्सप्रेस इनैक्टमेंट। अच्छा बताइए ये तो करेक्ट। अदर कोई भी लॉ बना हुआ है उसमें अगर अमेंडमेंट करनी है, चेंजेस करना, तो बाई एक्सप्रेस बाई अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा। When powers and duties are interconnected and it is not possible to separate one from the other in such a way that powers may be delegated while duties are retained and vice the delegation of power takes place with a duty। अच्छा तो ये दो चीज इंटरकनेक्टेड है, तो आप एक चीज डेलीगेट करो तो क्या दोनों चीज डेलीगेट करनी पड़ेगी? ये सुनो, ये सो वही लिखा हुआ। तो अब ये मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको क्या ऐसा ही कंसेप्ट समझते हो? एमसीक्यू में एक चीज समझते हो? एक चीज आपको बताता हूँ, एमसीक्यू तुम कितने भी प्रैक्टिस करो किसी भी पेपर में, लेकिन तुम सोचोगे एमसीक्यू के आपको 25 एमसीक्यू किसी पेपर में आते, 25 का 25 वो जो मैंने क्लास में प्रैक्टिस किया इम्पॉसिबल है। आप चाहे 5000 10,000 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ ना कुछ आपको अपने, हाँ सब्जेक्ट की समझ आप निकाल सकते हैं, सब्जेक्ट इसलिए तो पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन एज इट इज सेम एमसीक्यू सोचो कि मैंने क्लास में किया हो, ज्यादातर तो हो जाएंगे लेकिन 100% पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ठीक है एमसीक्यू में। अब देखो इसके अंदर जैसे मैंने ये वाली बात नहीं बता रखी है, एक कंसेप्ट समझो रूल ऑफ एलिमिनेशन। भैया ये इनकरेक्ट, तो मुझे ये तो पता लगे ये इनकरेक्ट है ना। अब इन सब की मुझे नहीं भी जानकारी है, क्या मैं फिर भी आपको आंसर निकाल सकता हूं? ये सुनो, हाँ या तो ऑल ऑफ द अब ऑप्शन दिया होता तब दिक्कत होती कि आपको फिर सबकी जानकारी होनी चाहिए। ये सुनो, तो कई बार रूल ऑफ एलिमिनेशन भी काम करता है, अगर कई जगह आप अटक जाएं तो स्मार्ट तरीके से भाई ये तो करेक्ट है और इनका मुझे पता नहीं, लेकिन ये पक्का इनकरेक्ट है और हमें क्या निकालना? इनकरेक्ट, एक ही है तो यही हो जाएगा। वैसे आप समझ सकते हैं, ये भी समझ सकते हो। Which of the following are the function of the court under the interpretation of statute? To ascertain what the party meant by what which they have used, they declare the meaning what is written, to give effect to the intention, all of क्या ये सारा ही हो गया, all of the above. Next, which of the following is not an external aid to interpretation? बताइए। शेड्यूल तो इंटरनल एड है, बाकी एक्सटर्नल एड है। हमें क्या निकालना? नॉट एन एक्सटर्नल, इंटरनल एड निकालना है। एक्सटर्नल एड नहीं है मतलब इंटरनल एड निकालिए।
Which of the following state truly represent general rule of letter construction? The main part of the section must not be construed in such a way so as to render proviso to the section redundant. क्या ये सही है? नहीं नहीं, मुझे बताओ, आप मेन पार्ट को ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो जैसे प्रोविजो को रिडंडेंट कर दो? नहीं कर सकते. एवरी वर्ड इन द लॉ शुड बी गिवन मीनिंग एंड नो वर्ड इज अननेसेसरली यूज. ठीक है. वन शुड प्रिज्यूम सम अमाउंट ऑफ ओमिशन इफ अ वर्ड इज नॉट यूज्ड. क्या अपने मन से आप ओमिशन मान लेंगे? नहीं. इसका सी तो गलत है. सही क्या है? ए एंड बी. तो आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी. ठीक है. Illustration and explanation of the provisions of the act are the क्या है? Internal aid. Which of the following is not an internal aid? Title of the act, preamble, parliament, external aid है. Formal legal document which creates or confirms a right or records a fact. Instrument बता दो ना, जो right create होते हैं, transfer, alter, ठीक है, instrument. Legal documents होते हैं. और सिंपल प्लेन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट तो किताब भी आपके अंदर, न्यूज़पेपर भी है, बट वो जो लीगल डॉक्यूमेंट है, राइट क्रिएट ट्रांसफर, दैट इज इंस्ट्रूमेंट. याद पढ़ाया था मैंने आपको. पिक द ऑड वन आउट. ऑड वन समझते हो ना, कि जो अलग है बाकी से. ये तो समझते हो ना, एक गेम भी खेलते हो ऑड मैन आउट. ठीक है. तो ऑड का था जो अलग है. ठीक है. प्रीएम्बल, मार्जिन लोड्स, प्रोविजो, ये क्या तीनों इंटरनल एड है. यूसेज क्या है? एक्सटर्नल एड. तो ऑड वन क्या हो गया? यूसेज. हाँ, अच्छा है. ठीक है. द प्रीएम्बल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लेजिस्लेशन. इट प्रोवाइड डेफिनेशन. डेफिनेशन होती है एक्सप्रेस और स्कोप ऑब्जेक्ट. समरी क्या होता है? बी. स्कोप ऑब्जेक्ट पर्पस ऑफ द एक्ट. द रूल इन हिडन केस इज ऑल्सो नोन एज मिसचीफ रूल. एन इंटरनल एड दैट मे बी एडेड टू इंक्लूड समथिंग विद इन द सेक्शन और एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम इट. बताया था? नहीं नहीं, प्रोविजो नहीं. प्रोविजो तो खाली एक्सक्लूड करने के लिए होता है. अभी आपको मैंने बोला भी था, याद एग्जाम्पल जैसे कोई चीज नहीं लिखी हुई जो कवर करना है, और कोई चीज कवर हो रहा है उसे एक्सक्लूड करना है. किसके थ्रू होता है? एक्सप्लेनेशन. तो क्या आंसर हो गया? एक्सप्लेनेशन. क्या आंसर हो गया? एक्सप्लेनेशन. प्रोविजो तो खाली क्या, या तो कोई चीज को एग्जाम करना है या कंडीशन लगानी है. ये दोनों चीज लिखा हो ना, तो एक्सप्लेनेशन में कई बार लिखा होता है चीजें. तो मैंने आज एमसीक्यू करा दिए. कल आपको है ना, मैं पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद एग्जामिनेशन क्वेश्चन. मतलब डिस्क्रिप्टिव जनरल प्रैक्टिस के लिए, फिर सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन. कल हम लाइट ही रखेंगे. कल हो सकता है क्लास भी जल्दी खत्म हो जाए, 1.5 घंटे में खत्म हो जाए. तो मंडे को हम फिर क्योंकि अब कल नया चैप्टर स्टार्ट का फायदा नहीं है, तो 1.5 घंटे क्वेश्चन कराऊंगा मैं. ठीक है. हाँ, तो कल छुट्टी कर रखी है सर ने क्या? चलो जो भी है. अब वैसे भी क्लास हो तो मैं खाली क्वेश्चन ही कराऊंगा. नया टॉपिक हम मंडे को स्टार्ट करेंगे. ठीक है.